बहुत सुनने में कड़वा लगेगा ये, और मुझे ये लगता भी नहीं है कि ये सही है ऐसा बोलना या नहीं, बट जब तक मेरे पापा थे तब तक हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब थी। उनके जाने के बाद एक्चुअली हमारा ग्रोथ, तो उन्होंने तो नारियल पानी भी बेचे है, बियर बार में शिंगचाने बेचे है, तो वो ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब फर्स्ट टाइम मुझे बताया गया था कि योर फादर इज़ नो मोर, और मुझे उनके शायद नसीब में ये चीज़ होगी ही नहीं, क्योंकि सपने ही ऐसे थे कि शायद हमारे घर पे सोफ़ा हो एक दिन हमारे घर पे एसी होगा, एक दिन हमारे घर पे डाइनिंग टेबल होगा, एसी वाले कमरे में एक दिन सोना है। लोग मुझे कितना सक्सेसफुल समझते हैं मुझे पता नहीं। महाराणा प्रताप करने के बाद से मैं अपने आप को एज सक्सेसफुल एक्टर देखने लगा हूँ, और तब से मैं अपने आप को सक्सेसफुल एक्टर मानता हूँ। कुछ समय तक तो मैं नुक्कड़ नाटक कर रहा हूँ, मीरा रोड स्टेशन पे थिएटर कर रहा हूँ, देन छोटे छोटे रोल करना शुरू किया। तीसरा अकबर चेंज हुआ तब जाके मुझे मौका मिला, मैं थर्ड रिप्लेसमेंट था अकबर का। अगर आपकी हिंदी खराब है तो हाउ स्वीट, हाउ क्यूट, बट अगर इंडिया में ही रह के अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं और नहीं बोल पा रहे हैं तो तुरंत वो डिसरिस्पेक्टफुल वाला टॉपिक बन जाता है और लोग क्लास से जज कर लेते हैं। लोगों के साथ मुझे उठना बैठना है तो अच्छा है अगर मैं सीखूं। मैं दुनिया के उन 0.1% लोगों में से हूँ जिन्होंने आदित्य चोपड़ा सर को देखा है, जो बोल सकते हैं आदित्य चोपड़ा सच में है। ऐसा कोई इमेजिनरी प्रोड्यूसर नहीं है, वो सच में है, एआई नहीं है। मैं अकबर जैसे लगता भी नहीं था, मैं इतना पतला सुकड़ा। अबे अब तो यार घोड़ा भी सोच रहा होगा कि किस गधे को मैं, क्योंकि दौलत ए बता बल्लू, मेरी एक टांग नकली है। वेलकम जैसी कोई फिल्म है क्या जिंदगी में? और ढोल, अरे ढोल तो क्या फिल्म है, अरे बाप रे भाई। हम अपनी दुकान का नाम कुछ ऐसा रखेंगे जो मुंह से फट से निकली, थूक कैसा रहेगा। अबे गोटी इसकी मुंडी उल्टी सुल्टी हो गई है, उसने जैकेट उल्टी पहनी रहती है। क्या क्रेजी वाइब है इन लोगों का। ये रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, जरा बात करें हम थोड़ा सा। बताइए जरा, ये प्यार में हम हैं कि नहीं हैं, क्या है ये किस्सा? बड़ा दुखती रख पे आपने हाथ रख दिया है। चलिए बताइए फिर। अरे हाय गाइस, दिस अंकिता भला, यू ट्यून टू बॉलीवुड बबल। और होम बाउंड तो नहीं, बट अभी तो हार्ट बाउंड वाली सिचुएशन पे विशाल जीठपा चल रहे हैं हमारे साथ। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये इतना प्यार, इतना एप्रिसिएशन, ये मुझे एकदम से बहुत सडन लगा। ऐसा नहीं था कि हमेशा होता ना कंसिस्टेंटली आता रहा, पैचेस में ज़िंदगी में आया तुम्हारे। कैसा फील होता है कि एक वक्त के बाद एक हाई आती है, फिर एक ढलान है, फिर एक हाई? ये थोड़ा टॉपसी टर्वी तुम्हारी जर्नी है। यस मैं ये नहीं मान सकता कि सडनली मेरे लाइफ में ये सब कुछ आ गया, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये जो सडन लग रहा है वो कितना लंबा था। मतलब 16 साल लगे ये सडन चेंज आने में, और मेरी लाइफ की जर्नी आप देखेंगे तो हमेशा बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ आई है। मैं कभी भी फास्ट ग्रो नहीं कर पाया, मैं स्लोली अप्स एंड डाउन्स के साथ मैं ग्रो करता था। मैं जब मैंने शुरू किया कुछ समय तक तो मैं नुक्कड़ नाटक कर रहा हूँ, मीरा रोड स्टेशन पे स्ट्रीट प्ले कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, देन छोटे छोटे रोल करना शुरू किया। सडन ब्रेक मुझे मिला एक महाराणा प्रताप में अकबर के रोल में, देन लाइफ स्लो चलने लगी, देन कुछ अच्छा आया, फिर मर्दानी सब लोगों को पता चल गया, और अभी ये एक और ऐसा मोमेंट। तो जो ये सडन और ओवरनाइट सक्सेस या ओवरनाइट जो ये लोगों को लगता है कि प्यार मिल रहा है, उसके पीछे तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है जो आई थिंक कम लोगों को पता होती है। और वही मेरा ज़रिया शायद कुछ उन लोगों को बताने का, क्योंकि कोई भी सफलता की कहानी रातों रात नहीं लिखी जाती, बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। विशाल, फॉर्मल एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, आप अपने परिवार के हालातों से लड़के आगे इस प्रोफेशन में आना चाहते थे कि बचपन में छोटे होते विशाल को शौक था कैमरा का, सिनेमा का? क्या कभी ऐसे कुछ फिल्में देखी या कुछ? मुझे थोड़ा बचपन में लेके चलो कि विशाल को ऐसे ये फिल्मी वाला कीड़ा कब काट गया? फिल्मी वाला कीड़ा, एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मेरा एक फ्रेंड था जो एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करता था। ही केम टू मी सेइंग कि यार मैं ना ये रियलिटी शो में ये जो छोटे बच्चे एंकर आते हैं ना, उनके पीछे डांस करने गया था अमरावती में शो करने। तो मुझे लगा ओह, इनको तो मैं जानता हूँ, इनके पीछे डांस करना होता है, इनके पीछे मतलब आपको परफॉर्म करना है।
तो उसी लालच में मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया था एंड आई वांटेड टू वर्क एज अ बैकग्राउंड डांसर, और मेरी इच्छा थी तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया। कितने साल के रहेंगे आप? मैं था उस समय 15 साल का। अच्छा। तो 15 साल की उम्र में मैंने ये चीज़ शुरू की एंड देन स्लोली मैंने रियलाइज़ किया कि यार डांसिंग मेरे टाइप की चीज़ नहीं है। और वहीं पे लकीली मुझे एक एक्टिंग क्लास दिखा, यू स्टार थिएटर ग्रुप, और एक्टिंग नाम से मैं ऐसा फैसिनेट हुआ, मुझे लगा मैं अभी अंदर जाऊंगा, ऐसे शाहरुख खान सर वाले डायलॉग देंगे मुझे, अमिताभ बच्चन वाले डायलॉग देंगे और मैं बाहर निकलूंगा ऐसे ही मीडिया कवरेज पेप होने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले दिन सर ने मतलब ऐसी मेरी क्लास ली और ये सब बताया, आप हिंदी पढ़ के बताओ, आप ये जो पोएम लिखी है ये पढ़ो, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुझे लगा ये इतना बोर क्यों हो रहा है मुझे, ये सब क्या है, मैं ये सब करने नहीं आया, मैं एक्टिंग सीखने आया हूँ, मुझे आप काम कराओ। बट स्लोली मुझे पता चला कि वो जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा, जो मेरी फर्स्ट क्लास थी, उसके वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया, ना कि एक्टिंग के वजह से, ना कि कुछ सीखने की वजह से। तो मेरे गुरुजी ने मुझे हमेशा बोला, शोएब खान सर ने, कि एक अच्छा एक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। और मैं वही फॉलो करते आया हूँ और वही सब कोशिश करता हूँ कि अभी भी हमेशा पैर ज़मीन पे रहे। और हर बार अपने आप को डबल चेक करता हूँ कि मेरा ये जो रिएक्शन आ रहा है कुछ लोगों की तारीफ़ पे, क्या ये आउट ऑफ एरोगेंस आ रहा है या मैं अपने आप को कुछ मानने लगा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने बिल्डिंग के गेट के अंदर जा रहा हूँ और वॉचमैन मुझे सलाम करते हैं, तो उस समय मैं जब उनको नॉड कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो वो आउट ऑफ क्या आ रहा है, वो एक रिएक्शन है कि आपने सलाम किया तो मैं भी थैंक यू या नमस्ते कर रहा हूँ, या फिर ये सोच रहा हूँ कि, तो वो मैं हमेशा अपने आप को क्रॉस चेक करते रहता हूँ, स्पेशली ऐसे समय पे जहाँ पे मैं अपने करियर के पीक पे हूँ। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि यार मैं कहीं फिसल ना जाऊँ। और फिर वो लेक्चर के बाद वापस अपने आंसर पे आता हूँ। तो एक्टिंग का कीड़ा ऐसे काटा कि मैं बहुत प्यार करने लगा परफॉर्मेंस को, एक्टिंग को, क्राफ्ट को, मुझे बहुत मेरा प्यार हो गया। और उन सारे लोगों ने जिन्होंने मेरी तारीफ़ की, उनका मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप जब किसी जर्नी पे आगे बढ़ते हैं तो आई फील, अगर उस जर्नी में आप जब काम करना आपने शुरू किया है और लोगों की तारीफ़ नहीं मिलती ना, तो आपका क्रॉस चेक नहीं होता, आपको वो वैलिडेशन नहीं मिलता, तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि मैं करेक्ट लाइन पे हूँ या नहीं। जब मैंने फर्स्ट टाइम एक थिएटर रोल एक परफॉर्म किया था मैंने एक प्ले में, और उसमें मेरा बहुत छोटा सा रोल था, मैंने पागल का रोल किया। मैड एक लड़का होता है छोटा, वो पागल होता है, वो कॉमेडी रोल था, मस्ती करनी थी और बहुत खुलना था। आधे 1 घंटे के शो में मेरा सिर्फ 5 मिनट का रोल, और जैसे ही प्ले ख़त्म हुआ सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे ये करना है। अब वो कैसे, सिर्फ मैंने अच्छा परफॉर्म किया होता और लोगों की तालियां नहीं पड़ी होती तो शायद मैं आज नहीं बैठता। इसलिए मैं लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और इस बार और हमेशा ग्रेटफुल ही फील करते रहता हूँ। और लोगों को लगता है कि ये तो साला हमेशा थैंक यू सो मच, भगवान आपने ये दिया वो दिया, इसी में से आगे ही नहीं आता, बट मुझे हमेशा वही फील होता है। अब मैं क्या करूँ, नेचुरल फीलिंग है। तो वही है, मेरा बहुत बहुत प्यार रहा, मैं बहुत दिल से काम कर पाया, मुझे एक नशा चढ़ गया कि मुझे एक्टिंग करनी है, वैसा है। विशाल, पहला पेचेक याद है? आई थिंक 500 या तो 1500, वही डांस क्लास में जब मैं 9 दिन हमने काम किया था एज अ बैकग्राउंड डांसर, और उसमें मुझे पीछे भगा दिया था कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, आप पीछे खड़े रहो। और उसमें बाद में लास्ट में एक एनवेलप दिया था, अब मुझे नहीं पता था अंदर क्या निकलेगा, तो 500 रुपये या 1500 दोनों में से कुछ निकला। और कुछ लिया था या सीधे मम्मी को जाके पकड़ा दिया? मम्मी। अब तक वही चल रहा है, अब भी कौन सा अपने पास रखता हूँ मैं, अब भी मम्मी के पास ही तो होती है सारी चीज़ें। वही हमारा फैमिली का वही अकाउंट चलता है कि हर एक लोग, मतलब भले ही अपने अपने अकाउंट में पैसे हो, बट वो एक ही, मतलब ऐसे ही फॉलो होता है, सबका एक ही माना जाता है। दैट्स लवली। विशाल, इजी नहीं था। मम्मा और पापा ने ऐसा भी नहीं था कि बहुत खुद सहूलियत की ज़िंदगी देखी जी। बहुत मेहनत करी उन्होंने। मैं पढ़ रही थी उनके बारे में, बहुत मुश्किल होता है खुद एक, मैं आप आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, अगर मैं आपकी मदर की जगह एक बारी बस खुद को रख के भी सोचूं कि आप घर घर जाके काम कर रहे हैं ताकि आप अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें जी। आपके पिताजी बहुत उम्र से पहले आपके साथ
छोड़ के चले गए। बहुत छोटी उम्र होती है एक बच्चे के लिए समझना कि ये घर, ये ज़िम्मेदारी, ये परिवार अब शायद मुझ पे निर्भर करेगा। वो बचपन का टाइम कैसा था विशाल? एक छोटे से बच्चे के लिए, जब टीन्स में तो हमें समझ में भी नहीं होती इतनी कि हम करेंगे क्या लाइफ के साथ, पर वो कहते हैं ना एकदम से बड़ा होना पड़ता है जी। आपने कैसे नेविगेट किया? मुझे नहीं लगता ये किसी के लिए भी आसान होगा जी। अपने आप को एकदम से बड़ा करना। जब जिम्मेदारियाँ आती है तो ऑटोमेटिकली भगवान आपको ताकत भी दे देते हैं कि आप में स्ट्रेंथ रहे और आप आगे बढ़ सके। जब मुझे पता चला था, वो सेकंड मुझे अभी भी याद है, जब फर्स्ट टाइम मुझे बताया गया था कि योर फादर इज़ नो मोर, और मुझे वो कुछ सेकंड्स याद है जब डिनायल में मैं चले गया था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। दैन स्लोली आई हैड टू एक्सेप्ट इट। आई थिंक मेरी ही नहीं, आई थिंक हर एक लोगों को ऐसा ही फील होता होगा। और मुझे नहीं पता चला कि मैं एक ज़िम्मेदार बेटा बन गया हूँ अभी। लोग मुझे कह रहे थे, जो मिलने आते थे हमारे रिलेटिव्स वगैरह, सब मुझे कहते थे कि अब तुझे ही संभालना है, तुझे ही संभालना है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं तो 13-14 साल का था और मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हो रहा था। देन आई स्टार्टेड वर्किंग, और जब से मैंने काम करना भी शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी उम्र मस्ती करने की, खेलने की, कूदने की, कॉलेज जाके पढ़ने की और कॉलेज में बंक मारने की या जो भी है, मुझे नहीं पता चला ये चीज़। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर दी और प्रोफेशनल लाइफ को ही कुछ समय तक अपनी पर्सनल लाइफ मानता रहा, और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कब ये घर की जिम्मेदारी ले पाया। तो ये इसीलिए बड़ा ही टफ़ टाइम था मेरे लिए। टफ़ टाइम था या सिर्फ वो हार्ड वर्क था? अब जब मैं पीछे जाके देखता हूँ तो आई रियलाइज़ कि हाँ, ये तो हार्ड वर्क था मेरा। इसी को लोग कुछ स्ट्रगल का नाम दे देते हैं, कुछ ये बोलते हैं कि मैं वो कर रहा था जो मुझे पसंद था। मेरे लिए दोनों है। हार्ड वर्क अगर मैं स्ट्रगल एक्चुअल मायने में कहूँ तो मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली का रहा है, मेरी मॉम का रहा है, क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेडली सब कुछ किया। मेरे पापा जब थे तब मुझे पता है कि वो कितनी कैसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे और हमारे लिए क्या क्या कर रहे थे। जब आपके पिताजी थे भी, तब क्या आपका परिवार किसी आर्थिक स्थिति से हाँ, गुजर रहा था? एक्चुअली बहुत सुनने में कड़वा लगेगा ये, और मुझे ये लगता भी नहीं है कि ये सही है ऐसा बोलना या नहीं, बट जब तक मेरे पापा थे तब तक हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब थी। उनके जाने के बाद एक्चुअली हमारा ग्रोथ इसे गलत मायने में नहीं लेना चाहिए, बट ये मैं एज अ फैक्ट बता रहा हूँ। और उनके होते आई डोंट नो, ऐसा लगता है मुझे कि उनके शायद नसीब में ये चीज़ होगी ही नहीं, क्योंकि सपने ही ऐसे थे कि शायद हमारे घर पे सोफ़ा हो एक दिन हमारे घर पे एसी होगा, एक दिन हमारे घर पे डाइनिंग टेबल होगा, एसी वाले कमरे में एक दिन सोना है। पापा करते क्या थे विशाल? मेरे पापा करते थे एम्ब्रॉयडरी मशीन पे काम करते थे वो, और मेरी मॉम ने भी वो सीखा था। तो जो हम एम्ब्रॉयडरी ये सब चीज़ें देखते हैं वो उन्हें काम करना था और वो बनाते थे उसमें। और उसी के साथ उन्होंने अपने काफ़ी सारे काम चेंज भी किए थे, क्योंकि फाइनेंशियल थोड़े क्राइसिस थे, तो हर बार वो कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने तो नारियल पानी भी बेचे हैं और बियर बार में शिंगचा ने बेचे, तो वो ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब वो टाइम मुझे याद है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने सुनी हुई कहानियाँ हैं, तो ये सब तो मैंने देखा भी है। यस। जब आप उस दौर में, जब अभी आपके डैड थे, आप उनको देख रहे थे कि वो एक बेटे के लिए अपने पिता को रोज़ एक स्ट्रगल से निकलते हुए देखना, वो भी एक मंजर है जो बच्चे अपने दिल में घर कर जाता है उनके। कोई समझता नहीं है, पर साइकोलॉजिकली बच्चों के दिल में ये बात रह जाती है। करेक्ट। नहीं, तभी नहीं पता चलता, तब नहीं पता चलता। अब जाके लगता है। अब जब मैं अपने आप को देखता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, उनकी टॉक्स और मेरी टॉक्स में जो फ़र्क है, उससे रियलाइज़ होता है कि यार ऐसा क्यों है, इन लोग को ये चीज़ें इतनी आसानी से कैसे पता और मुझे कैसे नहीं पता। और धीरे 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 लोगों से बात करके, काउंसलिंग हो के अब पता चला कि हाँ यार, हमारा बैकग्राउंड तो देखो। अब मैं अपने आप को कैसे कंपेयर कर रहा हूँ यार, मैंने तो माइनस समथिंग से शुरू किया था, और आज अगर मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो 10 पे खड़े हैं, तो उनसे बड़ी जर्नी मेरी रही है। करेक्ट। और पहले मैं इसी चीज़ को बुरा मानता था कि यार मुझे कुछ नहीं आता, बट अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि नहीं, मुझे तो अपने आप पे बड़ा प्राउड होना चाहिए। तो मेरा खुद के लिए नज़रिया भी बदला है। आप जब कह रहे थे कि अभी क्या अलग लगता है, आप कैसे पहुँचे, अब
मैं अपने आप को जिस नज़र से देख पाता हूँ वो थोड़ा डिफरेंट लगता है। लोग मुझे किस नज़र से देखते हैं उससे ज़्यादा फ़र्क थोड़ा कम पड़ने लगा है ऑनेस्टली कहूँ तो। एक आपने बड़ी अच्छी चीज़ मुझे पीछे बोली कि आप हमेशा चेक रखते हैं कि आप, वो जो आप मुझे दुआ सलाम वाली बात कर जी, रहे थे जी, कि जी। मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। क्या ये कहीं वहाँ से भी आता है विशाल, जब आपने मम्मा को बिल्कुल स्क्रैच से काम करते हुए देखा, हुँ, आपको उस इज़्ज़त की परख और समझ है? हुँ। क्योंकि हम हमेशा, कोई अगर हमसे नीचे दर्ज पे काम करता है ना, हम उन्हें तमीज़ और तहज़ीब से हम पेश नहीं आते, हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि हाँ, हमारी आवाज़ उठ जाती है, हमारा लहज़ा बदल बदल जाता है। जाता है। और जब शायद, आई होप ऐसा कभी ना हो, कर भी आपने अपनी मदर के साथ भी किसी को ऐसे सलूक करते हुए देखा हो, तो बच्चा 2 तरीके से बदलता है, मुझे ऐसा लगता है। या तो वो सीख जाता है कि मैं कभी ये नहीं हुँ, करूँगा, या वो वही चीज़ सीख के उसी को ही अपनाना शुरू कर देता है, अच्छा, उस तौर तरीके को। आपने कॉन्शियसली पहला रास्ता अपनाया कि जी। शायद मैं हमेशा अपनी उड़ान को चेक में रखूँगा। हाँ, हमारे घर पे अभी भी मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसका क्या डेज़िग्नेशन है। ज़रूर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हुँ, वो बात नहीं है, उनके लिए एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। जी। डज़न्ट मीन कि मेरे साथ अगर हमारे घर पे जो काम करने आते हैं, हुँ, उनके साथ हम कोई गलत बर्ताव करेंगे या उनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे कि अबे तुमने ये क्यों किया? जब वो ज़रूरत नहीं है तो ऑर्डर मारना, फिर अपने सेट पर अपने जो स्पॉट दादा होते हैं, उनको भी मुझे ऑर्डर मारना पसंद नहीं है। ये लगाओ तो? नहीं। दादा ये लगाइए प्लीज़। उसमें बहुत फ़र्क है, उसमें बहुत फ़र्क है। इसीलिए मैं एक्चुअली हमेशा ये करता भी हूँ। मेरा अब एक एक नई चीज़ बताता हूँ, सॉरी मुझे याद है। मेरे ज़िंदगी में किसी के साथ फ़ाइट नहीं होती वैसे तो, बट मेरी जब भी 2 या 1-2 लोगों के साथ फ़ाइट हुई है ना, मुझसे सीनियर के साथ ही हुई है। मतलब मुझे मैं दूसरे लोगों के साथ लड़ भी नहीं पाता और मुझे बड़ा बुरा भी लग जाता है। तो मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ये सब आती ही बात तब है, जब कोई मुझसे सीनियर पर्सन मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। बाकी लोगों से मैं उतना मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। पर आप डिसरिस्पेक्ट को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने क्लोज़ली अपने पेरेंट्स को हसल करते हुए आपको जी। एक ज़िंदगी देते हुए देखा है, और जो हम बात कर रहे थे कि हम ईज़िली अपने से किसी भी नीचे तबके के इंसान को डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं बिना हुँ, रियलाइज़ करे। हुँ। आपको डिसरिस्पेक्ट क्यों इसलिए ट्रिगर करता है कि वो आपके लिए पुरानी किसी बात से जुड़ा है? मैं वो हुँ। समझना चाहती हूँ आपका हाँ, माइंडसेट। मुझे भी अभी आपने पूछा तब मैं भी सोच रहा हूँ, बट एक बात तो है, मुझे मुझे एक्चुअली बड़ा टेंशन आता है डिसरिस्पेक्ट से। मैं मेरा एक वीकनेस रहा है कि मैं कहीं भी डिसरिस्पेक्ट सह नहीं पाता और ना ही मैं कर पाता हूँ। तो आई थिंक इसलिए कि क्योंकि मेरे दिमाग में एक अपनी इमेज ऐसी बनाने की पता नहीं किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि तुझे दुनिया का सबसे अच्छा लड़का बन के बताना है। और ये मैं पता नहीं कैरी करता हूँ, मेरे अंदर है और उसको मेंटेन करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। ये बड़ी डेप्थ वाली मैं चीज़ बता रहा हूँ। और मैं इसलिए भी लोगों से डिसरिस्पेक्ट लेना पसंद नहीं करता क्योंकि आई फ़ील कि मैं जब लोगों को जो सर्व कर रहा हूँ, मैं कभी किसी से गलत बात नहीं करता और कभी किसी को अपने एक्शंस और लैंग्वेज से या बॉडी लैंग्वेज से इंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, तो आई एक्सपेक्ट कि मेरे साथ भी ऐसा ना हो। आई थिंक इसके पीछे शायद ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है। और आई थिंक ये सही भी है मानना कि अगर मैं आपसे तहज़ीब से बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे बस इतनी उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी मुझसे तहज़ीब से ही या तो बात एटलीस्ट करें। डिसरिस्पेक्टफुल ना हो जाओ हाँ, आप। हाँ, इट्स ओके इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट मी, दैट इज़ फाइन, बट एटलीस्ट डू नॉट वो लाइन, हाँ, डिसरिस्पेक्ट वो मी। लाइन क्रॉस मत या करिए, जो हम एक लाइन क्रॉस या करते हैं। आपने अब फिर से चलते हैं वापस, जी, डांस जी। क्लास कर ली, अब हुँ। एक्टिंग से प्यार हो गया, अब मम्मी को जाके कैसे बोला फिर कि मम्मी सुनो, थोड़ा ऐसा एक्टिंग बनने का कीड़ा सा काट रहा है? मैं एक्टिंग क्लास का वो बोर्ड देख के आया था और मम्मी को बोला यहाँ भी फाइनेंशियल क्राइसिस की ही चीज़ है। उन्होंने हमारा एक ऑडिशन किया था एक्टिंग क्लास के सर ने फर्स्ट डे, और मुझे याद है मैंने परफॉर्म किया था, मेरे भाई ने परफॉर्म किया था। सर को मेरे भाई में कुछ ज़्यादा दिखा नहीं था आप उस कितने समय। सिबलिंग्स हैं? हम टोटल 3 हैं 3 हैं। और अभी हमारा एक डॉग भी है साथ में। ऑफ कोर्स मैं देख चुकी हूँ उसको, मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है ना? बहुत वही बुरा लग रहा है, ऐसा मत बोलिए आप। तो तो उन्होंने कुछ एक अमाउंट बताया था ओह! और हमें लगा कि भाई ये अमाउंट तो बड़ा मुश्किल है,
मेरी मॉम ने मुझे एक दिन सरप्राइज़ दिया, सर के पास गए, उन्होंने बात की कि हम इतना पेमेंट तो आपको नहीं कर पाएंगे, आप चाहे तो थोड़ा कम कर दीजिए और इंस्टॉलमेंट में हम भर देंगे। और मॉम ने मुझे घर पे आके सरप्राइज़ दिया, विशाल तेरा एक्टिंग क्लास में सिलेक्शन हो गया है। और मैं कूदा, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं एकदम चार्ज अप हो गया मैं उस दिन। और सब मेरी क्लास लेते थे, जब मैं साइकिल से घर पे आता था अपने एक्टिंग क्लास से, तो सब लोग उड़ाते थे, ए विशाल साइकिल चलाने की एक्टिंग मत कर। और मैं हंस रहा हूँ तो ले हंसने की एक्टिंग मत कर। माँ ने जब पूरी जिम्मेदारी उठाई घर की, जब आप अपनी कदम बढ़ा रहे थे अपने फ्यूचर की तरफ, आप सबसे बड़े हैं क्या घर में? नहीं, मुझसे बड़ी मेरी बहन है, फिर मैं और मेरे से छोटा भाई। तो मेरे को ऐसा कहना चाहिए कि दीदी और मम्मा ने मिलकर एक आप लोगों के लिए एक पाथ जी बनाने की कोशिश करी। उनके लिए लाइफ कैसी थी, उन दोनों के लिए उस टाइम पे? मम्मी के लिए तो बड़ी मुश्किल थी, मेरी बहन भी हमारे जैसे ही, बट दीदी को भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ गई, तो वो माँ जैसी हो गई मूवी। हाँ, और अभी भी मुझे लगता है मेरी दूसरी मम्मी तो मेरी बहन है ही। मेरी बहन ने पढ़ाई लिखाई बहुत की, वो कंपनी सेक्रेटरी है, तो उसने काफ़ी मेहनत की। एट द सेम टाइम घर भी बहुत अच्छे से संभाला, क्योंकि मम्मी जब बाहर काम पे जाती थी तो वही हमारे लिए खाना बनाती थी सब कुछ। और वो ही एक ऐसी लड़की है जो बचपन से उसने हर एक खुद का काम खुद किया है। हम एज ए लड़का, मुझे ये प्रिविलेज मिल जाता है हमेशा, और जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ तब से भी मुझे थोड़ा थोड़ा प्रिविलेज घर पे भी वो मिलता है। और मैं जिसे देखता हूँ कि मुझे थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है, मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार मिल जाता है। बट बहनों को वैसा नहीं होता, बहनों के बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मैं देखता हूँ। और कभी कभी आई डोंट नो कितना राइट हूँ मैं इसमें, कभी कभी सिर्फ ये नोटिस करना और अप्रिशिएट करना भी लड़कियों के लिए ऐसा हो जाता है कि थैंक गॉड कि आपने ये चीज़ देखी, तो एक्नॉलेज की और नोटिस की। वो कब बन पाएंगे हम लड़के, जब हम उनका काम भी इक्वली बांट पाएंगे। क्योंकि अभी तो मैं तारीफ करके छोड़ दूंगा ना, मैं क्या करूंगा घर पे, कल जाके तो सब कुछ सेम ही होने वाला है। बात तो आपने बिल्कुल सही कही। एक्शंस भी तो मैच करने चाहिए। एक्शंस भी तो मैच करने पड़े। आई थिंक फर्स्ट थॉट ये है कि पहले पता तो करो, पहले शुरुआत तो वहाँ से ही होगी, क्योंकि वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए सिर्फ मान लेना भी लोगों को मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं, अरे विशाल यार तू ये बात जानता है, इट्स अ बिग थिंग। स्टिल आई थिंक दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग। मैंने आपसे ये सब पता है क्यों पूछा? आपने ना अपने एक इंटरव्यू में अपनी मम्मा के बारे में बात करी थी कुछ अर्सा पहले, कि कैसे उन्होंने हाउस हेल्प के तौर पे वो ऐसे काम कर रहे थे। और मैं ना उस क्लिप के नीचे ना कमेंट्स पढ़ रही थी विशाल, और मुझे एक बहुत एक डिफरेंट व्यू पॉइंट समझा उस दिन लोगों के नज़रिए का। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात को सराहा कि आपने इतनी हिम्मत रखी कि आपने ये बात, एक होता ना खुद से एक्सेप्ट करके दुनिया के सामने बताना और आप समझना उसकी जिम्मेदारी। फिर मैंने कुछ उन लोगों के भी कमेंट्स पढ़े जिनका ये मानना था, इसलिए मेरा वो पहला सवाल था, आपको सक्सेस कैसे लग रही है, कि अरे हर किसी की सॉब स्टोरी है, आपने भी अपनी सॉब स्टोरी बना दी। कैसा लगता है आपको जब लोग अपने आपके जीवन की कहानी को बहुत इजीली, हम एक फिल्म कहते हैं ना, एक फिल्म की कहानी की तरह रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि आदत है लोगों को, या तो बिल्कुल चढ़ा देंगे सर पे या बिल्कुल आपको कुछ नहीं समझते। यही सक्सेस की साइन है कि आप जब कुछ करते हो तो कुछ लोग खराब भी बोलते हैं तो कुछ अच्छा भी बोलते हैं। तो आई एम तो वेरी ग्रेटफुल कि लोगों ने खराब बोलने लायक भी मुझे समझा, कोई बात नहीं। और हम जो भी करें कुछ ना कुछ तो बातें होनी ही है। एक मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ सुनी थी कि कब एक्टर सक्सेसफुल नहीं है उसका क्या साइन है, तो वो था कि जब उसके बारे में अच्छी या खराब बातें होना बंद हो जाए। बात होना ही बंद हो जाए, बात ही नहीं हो रही है, बुरी बात हो रही है तो भी वो है मार्केट में, अच्छी बात हो रही है तब तो वो डेफिनेटली है ही। बट जब बातें ही होना बंद हो जाती है तब आप कहीं तो गायब हो। तो अगर बातें हो रही है तो अच्छी बात है। और मैं कुछ भी करूं, मैं अगर अच्छी चीज़ बोलूं तो भी लोग नहीं पसंद कर सकते हैं, मैं बुरी चीज़ बोलूं तो भी नहीं पसंद कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, और मैं बहुत मुश्किल से इस कॉन्फिडेंस तक पहुंचा हूं जहां पे मैं अपनी बातें और अपने आप को जैसे चाहूं वैसे रिप्रेजेंट कर पाता हूं, और घर पे जाके रिग्रेट नहीं करता कि यार मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे डर लग रहा है, ये मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ यार। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत सताती थी। मुझे इंटरव्यूज़ देना इतना घबराहट वाला काम लगता था कि आने से पहले मैं
मैं बहुत होमवर्क करने की कोशिश करता, क्या पूछेंगे ऐसा जिसके पास मेरा जवाब नहीं होगा, मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इतना इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ चीज़ों को लेकर। यार मुझे तो काम आता था, मैं पहुँच तो गया, अब इस जगह पे आके करूँ क्या? मुझे इंटरव्यूज़ नहीं देने यार। इवन मैं कैन में जाने के लिए भी मैं एक समय ऐसा हो गया था, मैं आपको लिखा हुआ मैं बता सकता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है कि आई डोंट फील लाइक गोइंग टू कैन, AC's temperature is lowest and I am still perspiring। मैंने ये लिखा था जब मैं ये फील कर रहा था। और मुझे इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी घबराहट थी कि मैं वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया में मैं क्या करूँगा। और काफ़ी बातों के बाद, सब लोगों के इसके बाद आई रियलाइज्ड कि मैं जो हूँ उसी की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ ना। और मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे? अपने काम की वजह से। और मैं भले ही सब लोगों के साथ खड़ा हूँ और लोग मुझे देखने में, क्यों एक्चुअली लोग नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा था अपने आप को अलग। मैं सोच रहा था कि यार मैं सबसे अलग हूँ और ऑड मैन आउट फील करता था अपने आप को। और फिर मैंने खुद के ही लिए नज़रिया बदला एंड आई फेल्ट कि अरे आई एम ब्यूटीफुल मिसफिट इन दिस। वो मेरे ही अंदर है सब कुछ। पता है, इतनी ऐसी घबराहट होती थी मुझे। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैंने विशाल का एक पहला इंटरव्यू किया था मर्दानी के वक्त, टीवी के वक्त नहीं, मर्दानी के वक्त। मुझे याद है हम यशराज के ऑफिस में बैठे थे, ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस वाली साइड के कैबिन में। और मुझे कुछ थोड़ा बहुत जो उस किस्सा याद है वो ये कि आपने मुझे इंटरव्यू से पहले ये ज़रूर कहा था, आप बुरा तो नहीं मानेंगे कि हम हिंदी में बात करें। एंड आई वाज लाइक, अरे हिंदी फिल्मों की तो बात हो रही है, ऐसे कैसे हम कैसे भी बात करेंगे। दैट मेमोरी स्टेड विद मी, द अटर ऑनेस्टी कि मैं हिंदी में बात करूंगा। और ये जानते हुए कि मैं एक इंग्लिश पब्लिकेशन से हूँ, आप में वो जो कॉन्फिडेंस था ना, आपको जो पूछना है पूछिए, मैं हिंदी में जवाब दूंगा, और आपने दिया। मेरे लिए वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। वाओ, मुझे याद है आपने इसे इतने अच्छे तरीके से लिया। मुझे याद है अगर मैंने पूछा होता मुझे वैसे, तो मैंने डर के ही पूछा होगा। मैं इसीलिए आपकी बात मैंने डर के ही पूछा होगा कि चलेगा, क्योंकि मुझे लगता था कि इंग्लिश नहीं बोल पाया तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि पता नहीं, एक अजीब किस्म की प्रॉब्लम है कि इंग्लिश को लोग क्लास से जज करता है। अगर आपकी हिंदी खराब है तो हाउ स्वीट, हाउ क्यूट। आपकी मराठी खराब है तो अरे कितना क्यूट लग रहा है ये। अगर कोई फॉरेनर आके हिंदी ख़राब बोल रहे हैं तो हमको क्यूट लगते हैं, उसके फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाता है। बट अगर इंडिया में ही रह के अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, तो तुरंत वो डिसरिस्पेक्टफुल वाला टॉपिक बन जाता है और लोग क्लास से जज कर लेते हैं। धीरे धीरे ये बैरियर टूटा है, बट ये एक्सक्यूज़ भी नहीं होनी चाहिए। आई नो दैट अगर मैं इंडस्ट्री में हूँ, कुछ लोगों के साथ मुझे उठना बैठना है तो अच्छा है अगर मैं सीखूँ, पर नहीं आता है तो फिर इट्स नॉट अ big deal. It's not a big deal. It's not a big deal, but excuse नहीं होनी चाहिए because I don't know English और मैं ये सब बोल रहा हूँ तो वो थोड़ा excuse लगता है। नहीं, हमारे ऐसे कितने भाषी, आप सब छोड़िए। उस दिन एक बहुत ही उम्दा इंटरव्यू मैंने देखा था मनोज बाजपेयी, जयदीप सर और नवाज सर का, जहाँ पे तीनों हिंदी भाषी कलाकार, तीनों थिएटर के बैकड्रॉप के इतने उम्दा कलाकार, वहाँ पे जयदीप साहब ने एक बात बोली कि मुझे बहुत अजीब लगा जब मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, और वो FTI से पढ़े हुए, कि हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट लोग देवनागरी में पढ़ ही नहीं सकते। उनको अंग्रेजी में पढ़ना है। और मुझे यहाँ आश्चर्य हो रहा है कि आप हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं, माना अंग्रेजी ज़रूरी है ये सोशलाइज करने के लिए जैसे हम कहते हैं, बट आपको पता ही नहीं है। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी जगह गलत है, क्योंकि सीखना ऑफ कोर्स बहुत उम्दा चीज़ है, पर हिंदी आना ज़रूरी है। आप हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं ऐसा। बाकी हर एक कंट्री तो अपने लैंग्वेज को लेके प्राउड है। और आई डोंट नो ये कहाँ से शुरू हुआ होगा ये सिलसिला। मुझे लगता है ये शायद बहुत हद तक इसलिए क्योंकि हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, तो एक भाषा का सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ बोलबाला होना भी एक तरह से, मैं नहीं प्रमोट करी ना किसी को डिस्क्रेडिट करी, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि जिस भाषा के सिनेमा में काम करें उस भाषा के आना ज़रूरी है। ये इंग्लिश ना आने का ये जो डर भी था, जब अपना पहला टीवी का ऑडिशन देने आप गए, वो गए कैसे? कहीं कहीं पे वो डर भी था कि मैं इतना वेल पॉलिश्ड या वेल क्वालिफाइड नहीं हूँ,
मुझे जज तो नहीं करेंगे, वहाँ पे भी था ये डर? नहीं, तब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था। तब मैं इतना पागल था अपने काम को लेकर कि मुझे करना है, मुझे नहीं पता था कैसे करूँगा, कैसे पहुँचूँगा। करा कैसे फिर? बस एटीट्यूड से, इस ज़िद से, इस पागलपन से कि मैं करके दिखाऊँगा, मुझे पता नहीं कैसे करूँगा। तो कहीं अकबर कहीं का डर भी रोल कैसे आया हाथ में? ऑडिशन, तीसरा अकबर चेंज हुआ तब जाके मुझे मौका मिला। मैं थर्ड रिप्लेसमेंट था अकबर का। तो फर्स्ट अकबर जब आया था महाराणा प्रताप में, तो किसी कारण सर वो नहीं कर पाया, तब मैं सिर्फ शॉर्टलिस्ट था। सेकंड टाइम मौका मिला, मैं गया, ऑलमोस्ट कास्टिंग होने ही वाली थी, फिर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, मैंने बोला फिर हाथ से चला गया रोल, फिर वो रिप्लेस हो गया किसी कारण से, और मेरे नसीब में ही शायद भगवान ने वो रोल लिखा था। मैं अकबर जैसे लगता भी नहीं था, मैं इतना पतला सुकड़ा, और It was your eyes. I always remember the trailer shot. yeah, oh, you have seen? Of course, Oh, यार, you've टीवी seen के it? बच्चे हम क्या बात कर रहे क्या हो? बात कर रहे हो आप? ट्रेलर याद है आपको उसका? The eyes वाला हाँ, shot. That was the capturing shot of it. अरे बाप रे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, जैनेट मैम ने मेरी कास्टिंग की थी वहाँ पे, और पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं मैम की जगह होता तो शायद मैं विशाल जेठवा को उसमें कास्ट ना करता। मुझे लगता था इस लड़के को कोई कैसे अकबर के रोल में कास्ट कर सकता है। कितने साल के थे? 18-19? हाँ, 19-20 होगा। और मुझे तो एक अंदर लेयर ऑफ कपड़ा पहनाते थे ताकि मैं थोड़ा मोटा लगूं, और फिर भी मैं इतना ऐसा लगता था कि ये तो कोई पेशेंट है। और धीरे धीरे मैं करते गया, अच्छा फिर तो मुझे अवार्ड मिल गया इस परफॉर्मेंस के लिए। तो ऑडिशंस आज तक वो तो है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। टीवी एक वेल पेइंग फील्ड भी रही है काफ़ी हद तक। वो उस पहले शो के बाद आर्थिक स्थिति में बदलाव देखा, कुछ जिंदगी बदलना शुरू हुई, कुछ चीज़ें ब्राइट हुई? यस, काफ़ी ब्राइट हो गई। उसके बाद धीरे धीरे मुझे मम्मा का रिएक्शन जानना है। मेरे लिए आपकी मदर इस वक्त सबसे फेवरेट है यहाँ पे। उनके लिए वो कैसे था? ऑनेस्टली खुशी होती है। पहले मम्मी ने एक बार ऐसा मुझे कह दिया था, तो एक काम कर, तू ये एक्टिंग छोड़ दे। वो आउट ऑफ कंसर्न बोला था, क्योंकि मैं बड़ा वीक ऐसे दिखने वाला लड़का था मैं, और मम्मी को लगता था कि यार इसको कितनी तकलीफ हो रही है, इससे मतलब इसको काम भी नहीं मिल रहा है, इसको कितनी तकलीफ हो रही है, तो एक काम कर, तू ये छोड़ दे। और मैं एक हद तक तो मैं भी मान ही गया था कि हाँ, आई थिंक ये सब अपने लिए नहीं है भाई, तो मैं छोड़ने वाला था। तो फिर जब ब्रेक थ्रू मिला मुझे महाराणा प्रताप में, और तब से जाके आज तक देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और मैं सच कहूँ, लोग मुझे कितना सक्सेसफुल समझते हैं मुझे पता नहीं। महाराणा प्रताप करने के बाद से मैं अपने आप को एज सक्सेसफुल एक्टर देखने लगा हूँ, और तब से मैं अपने आप को सक्सेसफुल एक्टर मानता हूँ। वो तब से मेरे दिमाग में बैठ गया है, मुझे उसमें कभी ऐसा नहीं। हाँ, बस मेरा सेटिस्फेक्शन पॉइंट वो था। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ भी हो गया कि ये लालच कभी ख़त्म ही नहीं होती। यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, ये करना है, वो करना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, कभी कुछ उसका कोई एंड ही नहीं है। मैं अपने जगह पे सक्सेसफुल फील कर रहा हूँ, सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लाइफ में कुछ किया है, मोर देन हैप्पी। मुझे ना आपकी मम्मी की बात एक्चुअली गलत नहीं लगी, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में वैसे भी सही नहीं जा रही, तो हमारे पेरेंट्स हमें भी नॉर्मली तो कहते हैं पढ़ लिख लो, डिग्री हो हाथ में, कुछ कर लो ज़िंदगी में। बहन आपकी CS की तैयारी कर रही हैं, आप यहाँ एक्टिंग के लिए भाग रहे हैं, मम्मी भी सोचती होंगी कि बेटा प्लान भी कर लो, क्या रखा है भाई। नहीं, बट मैं फिर भी मतलब थोड़ा मन बदल गया था मेरा। देन आई क्या सोचा था करने का जब मन बदला? वही CS और कर सकते थे CS? नहीं कर सकता था, मतलब कोई चांस नहीं है। मैं कंपनी सेक्रेटरी से जरा भी नहीं। वही ऐसे मतलब 10th तक पढ़ाकू टाइप्स थोड़े 3-4 साल रहा, उसके बाद ज़रा भी नहीं। पढ़ाई लिखाई कुछ समझ में नहीं आती। बुक रीडिंग एक हॉबी होती है, ये पता नहीं चला। मुझे लगता है ये लोग साला स्कूल में पढ़ते तो है, अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद बोलते रात में बुक पढ़ रहा हूँ, तो बुक आज तक मेरे को बुक पढ़ने की हैबिट नहीं पड़ी। मैं अपने दोस्तों से ये पूछता था कि भाई तुम लोग बुक पढ़ते हो तो पढ़ाई तो कर रहे हो, तो उसके ऊपर से तुमको बुक पढ़ने में मज़ा आता है क्या? तो बोलते अरे हाँ, ये तो यार एक हॉबी है यार, इसको हॉबी की तरह देख सकते हैं क्या, बुक रीडिंग। यार मुझे अब तूने डाउट में डाल दिया। किताबें पढ़ने का शौक है मेरे को। क्योंकि मेरे लिए बुक खोलना मतलब पढ़ाई। बुक खोला मतलब पढ़ाई शुरू। स्क्रिप्ट खोलना पढ़ाई नहीं नहीं, स्क्रिप्ट खोलना मजा है। खोलना मजा है।
अभी महाराणा प्रताप किया, चीजें बेटर हुई लाइफ में, काफी टीवी पे तब भी काम किया, ऐसा भी नहीं था कि ओवरनाइट मेरे को फिल्मी हीरो बनना है। वो कभी तब जहन में ख्याल नहीं था कि यही था कि अभी टीवी एक्टर के तौर पे अपने पैर जमाने हैं, और मे बी शायद कहीं ना कहीं अपने घर को एक पॉइंट पे लाके जब सिक्योर कर दूं तो एक तब नहीं या बड़ी छलांग लगाऊं, क्या वो भी थॉट था? नहीं, जिंदगी में पता नहीं था कि फिल्म एक्टर भी बन पाऊंगा। अच्छा, वो कभी वो दिमाग में ऐसा लगता था कि पॉसिबल ही नहीं है ये। क्यों? मुझे आता ही नहीं है, ऐसा लगता था मुझे। महाराणा प्रताप के बाद कुछ समय तक मैंने कुछ रोल किए जो थोड़े सिमिलर काइंड ऑफ रोल मुझे ऑफर होने लगे, तो आई फेल्ट कि अब मेरे अंदर ना एक्टिंग बची ही नहीं है। अब मुझे जो आता था वो मैंने परफॉर्म कर लिया, लोगों ने देख लिया, इसके बाद मेरे अंदर है नहीं। ऑल्सो टीवी के माहौल में एक बात चलती है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि फिल्म एक्टिंग अलग होती है, टीवी एक्टिंग अलग होती है। तो वहाँ का एक माहौल होता है जहाँ पे आपको ये बताया जाता है। और फिल्म एक्टर जिन्होंने फिल्मों में कैमियो किए हैं या सपोर्टिंग कैरेक्टर किए, वो जब टेलीविज़न में कुछ रोल के लिए आते थे तो उनकी रिस्पेक्ट एक अलग ही होती थी। ऐसे होता था फिल्म एक्टर है भाई, ऐसे ही फिल्मों में इनके साथ काम किया, इन्होंने ये फिल्म की है, वो फिल्म की है। तो मैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करता था, मैं बोलता था कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। फिर एक बात छिड़ी थी इंडस्ट्री में, एक बीच में बड़ा फेज था वैसा, जहाँ पे सब लोग बोलते थे ये नेचुरल एक्टिंग नहीं है, नेचुरल एक्टिंग होनी चाहिए, नेचुरल एक्टिंग होनी चाहिए। और मैं समझ नहीं पाता था कि ये नेचुरल एक्टिंग क्या होती है। इसीलिए मुझे लगता था कि मैं फिल्म एक्टिंग कभी नहीं कर सकता, क्योंकि फिल्म में एक अलग तरीके की एक्टिंग होती है और मैं तो उससे दूर दूर तक पास नहीं हूँ। मतलब बहुत बहुत पिछड़ा हुआ हूँ मैं टीवी एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, फ़र्क क्या है? एक्टिंग तो एक्टिंग है ना? एक्टिंग तो एक्टिंग है, बट क्या है, टेलीविज़न में उसकी मीडियम की एक रिक्वायरमेंट है। टेलीविज़न मीडियम छोटी स्क्रीन थोड़ी, आप टीवी देखते हो और वहाँ पे उन लोग ज़्यादातर खेलते हैं होल्ड पर। वो आपको होल्ड करके रखना है, आपको एक्सप्रेशन होल्ड करके रखना है, फिर लुक देना है, फिर बेल बजी तो टेंशन लेना है कि बेल बजी तो मतलब भूत आ गया क्या, क्या पता नहीं मुझे। तो ये वो रिक्वायरमेंट है। वहाँ अगर आपने बेल बजी और खड़े होके चले गए तो बोलेंगे यार अच्छा एक्टर नहीं है ये, मतलब ड्रामा नहीं हाँ, किया, मतलब भाई पुराना चावल नहीं है ये, इसको कुछ आने इसको कुछ आता नहीं है। और फिल्मों में अगर हमने ऐसा 2 मिनट होल्ड कर दिया, अरे बहुत टाइम ले रहा है यार, जल्दी करना, तो वैसा है। तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क है बस। तो क्या होता है, आप 10 साल, जब आप 8, मैंने 10 साल, बाकी बहुत सारे शो है जो कितने साल चले, आप जब एवरी डे इतने सालों तक इसी तरीके का परफॉर्मेंस करते हो तो आपके अंदर एक वो आदत बन जाती है, आपको उसको ब्रेक करना पड़ता है। और हर एक डायरेक्टर के अकॉर्डिंग भी आपको ब्रेक करना पड़ता है, हर एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना पड़ता है। तो वैसे मीडियम के अकॉर्डिंग भी आपको ब्रेक करना पड़ता है। अब बंसाली सर के साथ जब आप काम करते हो तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। इम्तियाज़ अली सर के यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, उनका वो कनेक्ट करता है, उनकी स्टोरी उस तरीके से होती है। तो इसीलिए एक्टर्स को पानी की तरह होना बहुत ज़रूरी है कि आप जैसा चाहिए डायरेक्टर को वैसा आप दो। तो डायरेक्टर एक्टर हूँ मैं, थोड़ा वैसा है। अभी तो 10 साल कर लिए हमने टीवी में, 10 साल हो गए, फिर एकदम से वो कॉन्फिडेंस, एटलीस्ट 10 साल लग गए, एकदम भी नहीं, 10 साल लगे कॉन्फिडेंस गैदर करने में कि टीवी से निकल के फिल्मों में ट्राई ले सकता हूँ। नहीं, वैसा नहीं था। तो फिर मर्दानी कैसे आई? वो ऑडिशन एक मिला मुझे, वही दिया ही क्यों जब इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था? मैं जानना चाहती हूँ, मुझे आज ब्रेक करो थोड़ा। ऑडिशन तो घूमते रहते हैं, आपको कभी कभी आपका अगर लुक जा रहा है, आप हर जगह अपने पोर्टफोलियो भेजते हैं, आपके फोटोग्राफ भेजते हैं, तो कभी कभार किसी छोटे रोल के लिए आपको ऑडिशन भेज देते हैं। तो मैं ऑडिशन देने चला गया ये सोच के कि फिल्म में एक छोटा किरदार होगा करके। हाँ, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता ना, छोटा हो बड़ा हो, 1 दिन का हो 10 सेकंड का हो। मैंने हिंदी मीडियम फिल्म में आप देखेंगे चाय वाले का एक छोटा, पता है मैं आऊंगी इतना सा रोल किया है मैंने आपसे पूछने के लिए, वो अलग से एक पूरा ओके, तो ये कट। अब मैं वापस आपको सिर्फ मुझे यशराज वाली स्टोरी मुझे मर्दानी सुनाओ। तो मर्दानी नहीं आप ये स्टोरी भी सुना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको मर्दानी की स्टोरी सुनाता हूँ। फिर क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे मैंने अपने एक काइंड ऑफ मैनेजर का नंबर डाला था ऐसे ही, और मुझे उनका कॉल आया कि यशराज से कॉल आया है आपको। मैंने बोला ये क्या है, कुछ फैंस होंगे, ये सिर्फ बात करने के लिए यशराज का नाम ले रहे, ये झूठ है, मुझे यशराज का कॉल क्यों आएगा, और मुझे यशराज इतना बड़ा, मेरा नंबर नहीं ढूंढ सकते कि आपको क्यों कॉल किया उन्होंने। फिर डर लगा कि यार
बात तो यशराज की हो रही है, चांस लेके देख लेता हूँ। फिर मैंने कॉल लगाया उनको कि आपने कॉल किया था, तो हाँ, आई एम स्पीकिंग दिस फ्रॉम YRF। अरे भाई कुछ सीरियस है यहाँ पे। शानू जी से बात हुई थी? नहीं किससे नहीं हुई नहीं, थी? शानू मैम डायरेक्टली मुझसे तब बात थोड़ी मैं वो भी सुनूंगी, शानू मैम से कब पल्ला पड़ा। तो तब मुझे, देखो मैं इतना अनअवेयर बंदा था कि मुझे शानू मैम भी अच्छे से पता नहीं था। Oh my God! मुझे तब ये नहीं अच्छा पता जाएगा, था, बताओ, मुझे बताओ। मुझे नहीं पता था कौन। हाँ, मैंने कुछ ऑडिशन किए, ठीक है। उनके पास जिन्होंने मुझे बुलाया, ऑडिशन किया, कोई सिलेक्शन के लिए कुछ आया नहीं, छोटा सा रोल था, बट ऑडिशन मेरा अच्छा गया था काफ़ी, तो बड़े इंटरेस्टेड थे कि ये लड़का काम तो अच्छा करता है। फिर कुछ समय के बाद एक और फिल्म के लिए वहीं पे ऑडिशन हो रहा था, फिर मैं ऑडिशन देने के लिए गया। आई थिंक पृथ्वीराज चौहान पे फिल्म में एक, और शमशेरा के फिल्म, दोनों फिल्म के लिए कोई छोटे छोटे रोल थे, उसके लिए मैं ट्राई कर रहा था, और दोनों ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर सडनली मुझे मर्दानी 2 के लिए ऑडिशन के लिए लोगों ने, शानू मैम ने बुलाया था कि शानू मैम सब लोगों से मिल रहे हैं, और मैं लेट पहुंचा। मैं वहाँ पे गया, बहुत सारे लोग थे, मैम सबको बता रहे थे, एक बंच ऑफ पीपल थे, सब लोग आ रहे थे, उनको बोल रहे थे कि आपको ये करना है, ये करना है, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, हम ऐसी चीज़ें चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्म, और काफ़ी हद तक हमें पता ही नहीं था कि ये मर्दानी के लिए ऑडिशन हो रहा है। देन शानू मैम ने मुझे देखा, और तब तक सुन लिया था कि शानू मैम इंडस्ट्री के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है, अब उनको मैं मिल रहा हूँ। अब सब क्या करते हैं, ऐसे समय पे स्वाइक वाइक करके जाते हैं, भाई एकदम स्मार्ट लगना है, और जितना ज़्यादा आप मैम के सामने बनने की कोशिश करते हो, उतना ज़्यादा मैम के लिए टर्न ऑफ है ये, कि ये बनने की ज़रूरत नहीं है, बी हु यू आर। और तब मेरे को ये समझ में नहीं आता था। मैम ने पूछा मुझे, तूने पृथ्वीराज के लिए ऑडिशन किया था ना बेटा? तो मैं फटी में था एकदम, बोला नहीं, मैं तो महाराणा प्रताप में काम करता था ना। फिर बोला मुझे, वेयर डू यू स्टे? तो मैं बोला मीरा रोड। फिर मुझे याद आया, अरे मैं तो कुछ दिन पहले कांदिवली शिफ्ट हो गया हूँ। तो मैम के सामने मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, और घर पे जाके रिग्रेट कर रहा हूँ मैं क्या बोल के आया। और मुझे ऐसा लगता था मीरा रोड बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है कांदिवली। तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट फिर मुझे धीरे से रियलाइज़ हुआ कि मैम ने ये ऑडिशन देखा था और उनको ये पसंद आया है, इट मीन्स। और फिर कुछ राउंड ऑफ ऑडिशन, और एक टेस्ट तो मेरा काफ़ी अच्छा गया था कि रात को मैं सोया था और मुझे शानू मैम का कॉल आया था सेइंग कि आप अच्छे एक्टर। उन्होंने मुझे बहुत प्रेज़ किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। और तब मुझे वो दिन याद आया जब मैं सोच रहा था कि मेरे अंदर एक्टिंग बची ही नहीं है। और उस दिन मैंने वापस डिसाइड किया कि मैं अभी से सेल्फ डाउट नहीं करूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्टार्स को मौका दिया है, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे फ़ोन करके ये बताने की कि आप अच्छे एक्टर हो या आपने अच्छा परफॉर्म किया है। वो कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने हज़ारों ऑडिशन, उनका काम है रोज़ अच्छे अच्छे एक्टर्स को देखना, ऑडिशन देखना। मैंने ऐसा क्या किया होगा कि वो मुझसे इम्प्रेस है? तो मैं, सेल्फ डाउट मेरा बहुत गंदा है। और देन और कुछ ऑडिशंस किए मैंने, और एक मुझे याद है, मैम ने कहा था कि देख, मैंने तो तुझे सिलेक्ट करके आगे भेज दिया, अब वो मुझे डायरेक्टर गोपी सर के पास भेज रहे थे कि अब सर मेरे तरफ से ये बंदा मुझे ऐसा लग रहा है सही है, अब विशाल मैंने तुझे आगे भेज दिया, अब उड़ ले तू। वो मुझे अभी याद रह गया है, अब तू उड़, अब तेरे हाथ में पंख कि तू कितना उड़ सकता है, अब मैंने तुझे आगे भेज दिया है। तो मुझे लगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं गया वहाँ पे YRF में मुझे बुलाया था फर्स्ट टाइम, और मेरा सपना ज़िंदगी का सिर्फ इतना था कि गेट के अंदर से एक बार देखूं तो सही अंदर क्या होता है, या एक दिन ना ज़िंदगी में YRF अंदर से देखूंगा। और मैं मम्मी को लेके गया अपनी कि क्या पता सिलेक्ट नहीं हुए तो इसके बाद ज़िंदगी कभी YRF में जाने नहीं मिलेगा, तो मम्मी को लेके गया। तो यही सब करते रहा, हो गया सिलेक्शन, और लोगों को मोर देन एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस लगी। तो मुझे ये पूछना था, जो ये लुक था ना बॉल्ड होने का, ये कॉन्शियसली डिसाइड किया था तुमने या डायरेक्टर्स ने मिलकर, या ऑडिशन में ये कुछ
ये पूरा एक नहीं, ऑडिशन में तो नहीं, ये बाद में ओवर द टाइम प्रोसेस में आया। हाँ, सर के पास स्क्रिप्ट पूरी थी, उनको ज़्यादा पता था, मुझे नहीं पता था कि फ़िल्म में एक ऐसा भी रोल है। बट मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरा वो ड्रीम रोल था, ड्रीम लुक था कि मैं एक बार फ़िल्म में पूरा गंजा हो जाऊँगा। तो मैं बहुत कंफर्टेबल था कि हाँ, उड़ा दो बाल सर, मुझे चाहिए ऐसा। एक रानी मैम पे तो आराम से बात करेंगे, कभी आदित्य चोपड़ा से मिले? हाँ, वो मैं सुनाओ, दुनिया वही के आदित्य चोपड़ा एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट इन केस मैं बता दूं। मैं दुनिया के उन 0.1% लोगों में से हूँ जिन्होंने आदित्य चोपड़ा सर को देखा है, जो बोल सकते हैं आदित्य चोपड़ा सच में है। ऐसा कोई मिथ नहीं है। इमेजिनरी प्रोड्यूसर नहीं है, वो सच में है, एआई नहीं है। एसी है। कैसा था आपका उनके साथ अपना उनका? बहुत 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 अच्छा। फर्स्ट टाइम मिला था, शानू मैम ने ही मुझे मिलाया था। उनके एक फर्स्ट मीटिंग थी, मैं उनको मिलने गया, उन्हें मेरा नाम पता था कि विशाल। अब मुझे लगा वाओ, इन्होंने मेरा ऑडिशन देख के मेरा नाम याद रखा। बड़े इंसान की निशानी ये है, वो आपको मिल रहे तो उनका पूरा होमवर्क हुआ है, ये लड़का क्या है क्या नहीं, इसके ऑडिशन देखे। उन्होंने मुझे बोला कि आपका ऑडिशन देखा, इट्स वेरी गुड, पर आप पता है ना, आप रानी मुखर्जी के सामने परफॉर्म करने वाले हो, तो आपको अपने डायरेक्टर को सरेंडर होना है और काफ़ी मेहनत करनी है। फर्स्ट फिल्म, डेब्यू फिल्म बहुत मैटर करती है, और ये सारी बातें बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं सर। कोई हाई फंडू अजीब, या उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कोई ऐसी नहीं होती कि आपको ऐसा डर लग जाए। बहुत नॉर्मल, सिंपल, सोबर, शांत पर्सनालिटी लगते हैं मुझे वो। और मैं उतनी मुलाकात हुई, और बाद में थ्रू आउट द फिल्म हर बार प्रोडक्शन, मतलब। तो उनके मुंह से पहली बार सुना था कि रानी मैम है फिल्म में? नहीं पता फिर तब तक पता चल गया था। आऊंगी मैं, पहला दिन कैसा गया था सेट पे पूछूंगी मैं जरूर। गया, चलो बता ही दो मुझे, इतना लंबा भी क्यों पूछ रही हूँ। मैं बहुत डरता था रानी मैम से। ये मुझे याद है, ये तुमने मुझे तब भी बोला था, मेरी बहुत जान जाती थी। मैं थोड़ा ऐसा ही पर्सनालिटी हूँ भी कि यार कभी इतने सीनियर एक्टर को देख लूँ, उनके साथ काम करना है, थोड़ा डर लगता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, क्योंकि खुद भी कुछ हद तक आगे गए हैं, एक्सपीरियंस हो गया है, सब नए लोगों से, बड़े स्टार से कैसे डील करना है। तब तो इतना डर लगता था कि मैं बात नहीं कर पाता था। और थ्रू आउट द फिल्म मैं सच कहूँ, मैंने ज़्यादा इंटरेक्शन किया ही नहीं मैम से। अगर मैम यहाँ बैठे, हाय हेलो नमस्ते करके तुरंत साइड में, मुझे नहीं पता था मैं क्या बात करूँगा मैम से। बट मैम अपने तरफ से वो बड़े फ्रेंडली है, और मेरे तरफ से मैं वो दे ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। रानी मुखर्जी के साथ क्या बात करूँगा मैं। फाइट सीक्वेंस में तो और डर लगता था मुझे कि भाई कहीं कुछ गलत लग गया मैम को, मेरी तो वाट लग जाएगी यार, नौकरी गई मेरी। नौकरी के पैसा नहीं आएगा अलग। क्योंकि मैम तो प्रोड्यूसर भी है। मेरे लिए पूरी फिल्मोग्राफी में सनी का किरदार शायद इसलिए भी मैं सबसे ज़्यादा बात ही शायद उसी पे आपसे कर पाऊँगी। आपने ना कहीं पे बोला था, आई रिहर्स लाइक अ पाइथन, कि मैं चेयर्स हिट करता था अपने कमरे में कि मैं वो बॉडी लैंग्वेज अडैप्ट कर सकूं। आप सनी के कपड़े कुछ हद तक शूट के बाद घर लेकर जाते थे। ये क्या डार्कनेस थी ये इस किरदार के साथ, ये खुद में उतारने की? क्योंकि उतारना एक प्रोसेस है, और खुद को उस किरदार से निकालना बाहर, वो उससे भी तकलीफ देह प्रोसेस है। मुझे ये दोनों प्रोसेस का बताओगे डिफरेंस? जैसे मैंने आपको कहा कि टेलीविज़न में मैं जब था तब ऐसा लगता था कि मैं फ़िल्म एक्टिंग तो कर ही नहीं सकता, फ़िल्म एक्टिंग अलग होती है, और वो एक बड़ा बोझ था मेरे सर पे। और मैं सिलेक्ट हो गया था यशराज की किसी फ़िल्म में जो रानी मुखर्जी के साथ है, और मेरी डेब्यू फ़िल्म है, और लीड में हो तुम, और लीड में कल उठ के मैं इतनी बड़ी फ़िल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे भी लेने वाला हूँ। और मेरे अंदर क्या चल रहा है कि मैं तो अच्छा एक्टर नहीं हूँ इतना, और मैं ये परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे एक वर्कशॉप ट्रेनर दिए गए, और उन्होंने मुझसे बात की, और उन्होंने जैसे मुझे ड्राइव किया, मैं करते गया। वो अगर मुझे उस समय कहते थे कि अभी रात है, आधी रात है, तो मैंने सोचा था हाँ अभी रात है। वो कहते थे दिन है, तो अपना ये सीक्रेट बता देता था, डार्क सीक्रेट बता देता था, आपको क्या नहीं पसंद क्या पसंद सब बताता था। मैंने ऐसा मान लिया था कि हम दो जिस्म एक जान है, और क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता पर इन्हें सब कुछ आता है, अब उन्हें सब कुछ आता है तो मुझे लूटना है,
और उसके लिए मैं जितना गिर भी सकूं मैं गिर जाऊंगा, पर मैं काम करूंगा। और ऐसा टाइम मैंने उस वर्कशॉप में निकाला है कि मुझे बड़ा डार्क टाइम लगता है, क्योंकि सनी के किरदार की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके जो बिलीफ सिस्टम है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे उसके जगह पे रह के सोचना पड़ेगा, और मुझे एक मोमेंट पे वो उस जगह पे रह के ये मानना होगा कि वो जो कर रहा है वो राइट है। अगर मैं मानूंगा ही नहीं कि वो राइट कर रहा है तो वो कन्विक्शन दिखेगा ही नहीं। तो मैं मानने लगा कि ये जो करता है वो राइट है, और वो मेरे पर्सनल सेल्फ के और सनी के बीच में बड़ी फाइट होती थी, और मैं अनकंफर्टेबल फील करता था, बट मुझे परफॉर्म करना था क्योंकि मेरी फटी थी कि मैं कैसे करूँगा यार इतनी बड़ी फिल्म परफॉर्म। तो वैसे गए, और उनका एक प्रोसेस में ये भी कहना था कि आप अपने किरदार को जानवर के साथ रिलेट करो, बता कौन सा जानवर है तेरा कैरेक्टर। मैं 2-3 जानवर का नाम लेके गया, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, बोले और बैठो सोचो 40 मिनट 50 मिनट। क्यों फिर? वही उनका कहना था कि सनी के कैरेक्टरिस्टिक तुमने देखे विशाल, वो अपने शिकार को पकड़ता है, तोड़ मरोड़ के फिर खाता है। तो पाइथन ऐसा होता है, अजगर ऐसा होता है। और मैं क्या क्या सोच रहा था, मंकी, गिरगिट और एक और चीज़ फॉक्स भी शायद सोचा था। मैंने बोला 3 का मिक्सचर है ये, क्योंकि गिरगिट, क्योंकि आप देखो हर बार रंग बदल के ऐसा रंग बदलता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये सनी एक्चुअली एक कैरेक्टर है ही नहीं ना। सनी असली सनी कौन है वो भी पता ही नहीं चलेगा आपको कभी, क्योंकि वो लड़की भी ऐसा ही बनता है कि जैसे वो लड़की है। तो वो इसलिए मैंने ये सोचा था। मंकी मैंने सोचा था क्योंकि उसको चुल करने की बड़ी आदत थी, उंगली करने की बहुत आदत थी, और थोड़ा शातिर भी था, इसलिए मैंने फॉक्स भी सोचा था। बट वो इन तीनों से खुश नहीं था, तो मुझे अजगर बनना है। बोला अजगर तो अब मैं क्या करूं, मतलब क्या, ऊपर से आप सुनोगे तो लगेगा क्या, अब क्या करूं, अजगर हूं तो क्या मैं मतलब सांप की तरह थोड़ी एक्टिंग करूं। मैं बोला नहीं, तेरे अंदर वो तुझे डालना पड़ेगा। तो मैं खाली रूम में, मुझे नहीं पता ये प्रोसेस नहीं करता तो क्या मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाता, या सिर्फ मैंने जो परफॉर्म किया सिर्फ क्राफ्ट के बेसिस पे किया है और ये अंदर इसमें कुछ हेल्प नहीं किया, आई डोंट नो। बट सीरियसनेस बहुत बड़ी, कैरेक्टर का इन एंड आउट सब कुछ पता चल गया ये प्रोसेस से। क्योंकि पागलपन वाली बात लगेगी आपको कि आप एक रूम में, कमरे में आप अजगर की तरह रेंग रहे हो, और उसके बाद बोलते हो कि आप मर्दानी में अच्छा काम कर पाए। थोड़ा सुनने में कुछ उसका रिलेशन कुछ लगेगा नहीं। एक बार के लिए आपको लगेगा कि ये तो पागलपन है यार, ये सांप जैसे चलने से थोड़ी हो जाएगा। और मुझे भी इसका असली राज नहीं पता, बट मैंने ये सब किया था। और इसके बाहर निकलने की बात, हाँ, इसके बाहर निकलने की बात, ये बहुत डार्क है सुनने में ही। इट इज़ वेरी डार्क, और मैं इससे गुजरा हूँ, मुझे पता है। डिप्रेशन बैटल करी है आपने मेरे हिसाब से शायद उसके बाद एक काफ़ी हद तक। मैंने जो पढ़ा था, हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, कि एक डिप्रेसिव स्टेट में आप आ गए थे, कि ये बहुत भारी हो गया था किरदार। मुझे भारी तो हो गया, इसके से डिप्रेस नहीं हो गया था मैं, बट काफ़ी मेरे बहुत अफेक्ट किया था मुझे, ये चीज़ बहुत अफेक्ट किया था। और उसके कुछ चीज़ें तो बाकी रह गई, बिकॉज मेरा वर्कशॉप चल रहा था, और इन बिटवीन मेरा वर्कशॉप रोक दिया गया क्योंकि उन लोगों की बात हो गई होगी कि नाउ आई थिंक विशाल लुक्स लाइक सनी एंड वी आर लिटिल कॉन्फिडेंट, ऐसी उनकी बात हुई होगी। तो थोड़ा बीच में मेरा वर्कशॉप बंद हो गया। सैडली बात यह है कि किरदार के अंदर जाने के लिए हर एक लोग हेल्प करते हैं आपको, बाहर आने के लिए कभी, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना सुनना था कि ये सिर्फ पार्ट ऑफ प्रोसेस है, बस इसके ये तो सिर्फ एक्टिंग के लिए ये सब करना पड़ता है, बाकी ये सब दिमाग से निकालते। वो मैंने कब सुना पता है? 5 दिन पहले, अब भी 5 दिन पहले। कहाँ सुना? जो हमारे ट्रेनर थे, वर्कशॉप ट्रेनर, वो मुझे किसी एक मीटिंग के लिए मिले थे, और मैं उनको मिलके, मेरे लिए बड़ी घबराहट थी कि क्योंकि इनका कोरिलेशन तुरंत मेरा वहीं पे था 5 साल पहले, और वो जोन। तो मैं मिला तो वो तो उनका वो रूप ही मैंने पहली बार देखा था कि वो इतने स्वीट और इतने अच्छे इंसान हैं। पहले मैंने उनको जो देखा था वो एस गुरु और शिष्य में देखा था, और वो मुझे किरदार के लिए प्रिपेयर करे। तो अब मैंने देखा, अब मैंने उनसे बात की, तो मैंने बोला यार कितना सैड ट्रुथ है कि किसी ने, आपने भी मुझे कभी बोला नहीं कि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। बोले वो प्रोसेस है, वो करना पड़ता है, वहाँ पे मेरा काम है, तेरा भी काम है, तो इसलिए मुझे डालना पड़ा। तब मैंने सोचा ये चीज़ मुझे तब सुननी थी, तो बहुत लेट हो गए। निकाला कैसे खुद को? मैं तो मतलब भूल गया, छोड़ दिया अपने आप को, ऐसा
फ्री कर दिया कि हो गया, काम था, निकल गया। और मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, मुझे जो पसंद है वो चीज़ें करता हूँ, गाने वाने सुनता हूँ अपने पसंद के, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, दोस्तों के साथ थोड़ा चिल करता हूँ। मर्दानी के बाद अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक का सिचुएशन हो गया जी। और वो जैसा काम आपने सोचा होगा कि या आएगा वो नहीं आया, वो टफ फेज रहा होगा ना। हाँ, आप जब इतना बड़ा काम करते हो तो देन यू एक्सपेक्ट कि अब तो सब कुछ दरवाजे अच्छा है, खुलेंगे। और दरवाजे तो डेफिनेटली खुलते हैं क्योंकि मुझे कॉल्स कुछ हद तक आ रहे थे, बट आई वाजंट एबल टू फिगर आउट के व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। अचानक में आप ऐसे पहुंच गए हो बॉलीवुड में, सब जान रहे हैं आपको, आपकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के कॉल आ रहे हैं। मैं तो अपना कूल ही लूज कर गया, मुझे नहीं पता अब इसको कैसे रिएक्ट करना है। मन में ऐसा चढ़ गया कि अब मर्दानी किया यार, अब अगला कौन सा होना चाहिए, तो समझ नहीं पा रहा था। कुछ समय तक कुछ कॉल्स आ रहे थे, पेंडेमिक आया, 1 साल तक सब कुछ बंद हो गया, तो वो मेरा जो मीटी टाइम था जहाँ पे मैं भर के पैसे ले पाता और भर के, अच्छा ये तो मस्ती है, बट एक ऐसा काम कर पाता जो मैं चाहता हूँ करना, वो कर पाता, वो थोड़ा डिले हो गया और उसी के वजह से फिर थोड़ा काम में हल्का सा इशू आया। दैट्स फाइन, आई थिंक कोई बात नहीं। और फिर आए तो सीधे सलाम वेंकी के साथ। हाँ, तो फिर अच्छी फिल्म आई, लोगों ने पसंद किया। सलाम वेंकी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी। कैसे, मतलब वो एक विशाल, इसी के साथ एक और सवाल जोड़ रही हूँ मैं, आपके ना किरदार बहुत फिजिकली भी चैलेंज है, मेंटली नहीं, मेंटली तो है ही, वो झंझोर के रखते हैं, बस शारीरिक तौर पे भी उन पे बहुत काम जाता है, उन किरदारों पे, उन बॉडी लैंग्वेजेस पे। एज एन एक्टर ये कॉन्शियस कोशिश है कि ये बाय चांस काम दर काम ऐसा काम आता जा रहा है जहाँ पे इस तरीके का समीकरण बैठ रहा है कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आप अपने किरदारों को ढालने के लिए अलग रूप में जा रहे हैं? मैं तो सिर्फ वही चूज कर पाता हूँ जितनी चॉइसेस मिले। करेक्ट। तो मैं वेट करता हूँ, अगर मुझे कल आप कंटेम्प्रेरी, आई मीन वो कन्वेंशनल एक्टर के जैसे आप अगर बिल्कुल हीरोगिरी वाला तो मैं वो कर लूँगा। अब मुझे ऑफर्स ऐसी हो रही है, 5 चीज़ें जिसमें 3 या 4 चीज़ें वही है जो इस तरीके की है, तो मुझे उसमें से चूज़ करना पड़ता है और उसको तो फिर जब आप काम करो तो जस्टिस देना ही है। बट स्टिल मैं बहुत लकी रहा हूँ, मुझे हर एक अलग अलग तरीके के किरदार करने का मौका मिला, आप देखेंगे तो। हाँ, क्योंकि वेंकी का किरदार अपने तौर पे एक बहुत, अगेन अ पैरेलल लीड, एक बहुत ही डिफाइनिंग कैरेक्टर, बहुत ही कहानी ऐसी जो शायद कोई सोचेगा नहीं कि अपनी ही मौत के लिए जब आप लड़ रहे हैं सबसे कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए, इस शरीर से जो मुझे इतना कष्ट दे रहा है। एक अगेन रानी मुखर्जी, देन काजोल, मतलब you have worked with, साथ है भाई, साथ में शेफाली शाह, देन ह्यूमन। I'm like विशाल is lucky with all the leading ladies, मतलब फीमेल का प्यार देखो आप, क्या लकी चार्म है फीमेल मेरे लिए, दिख रहा है मुझे ये। जेनेट मैम महाराणा प्रताप में जिन्होंने कास्ट किया, शानू मैम, रानी मुखर्जी मैम, काजोल मैम, शिफाली मैम, अभी एका लखानी जिन्होंने मेरा कैन में फैशन डेब्यू किया, समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो आउटफिट कराया, जो कौशिक वैलेंद्र जी ने, ब्यूटीफुल आउटफिट, तो उन्हीं के वजह से तो मैं तो लड़कियों का बहुत सपोर्ट रहा मेरे घर पे भी। आप देखो, मैं कहने लगी थी मम्मी से शुरू होता है, मम्मी से, हाँ मम्मी तो वो तो बोलने की भी जरूरत नहीं अभी। मम्मी, मेरे फैमिली में वैसे भी मेल फिगर थोड़े कम है, बट अब देखो मैं हर एक मेरी बहन से कनेक्टेड हूँ, तो वैसे वो शाहरुख खान सर कहते हैं ना, उनका भी वैसा ही है ना, लड़कियाँ लकी चार्म है उनके लिए, मेरे लिए भी वही है। ये अच्छा है, ये शाहरुख सर वाली बात मैं याद रखूंगी। नहीं, वो थोड़ा अच्छा है ना, ऐसा करना, ऐसा डालना चाहिए ना थोड़ा बीच में, ऐसा थोड़ा डाला तो क्या लोग सुनते हैं। सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, हाँ, लोग सुनते हैं, और जो सच साथ में सच भी बोल दिया और साथ ही साथ स्मार्टली आंसर भी दे दिया। विशाल, जब अब सक्सेस 16 साल बाद टेस्ट करी है, कभी थोड़ा सा ऐसा गिल्ट फील होता है कि you have more than what your mother could see at her time, आपके पास उससे बहुत ज़्यादा है जो एक वक्त पे आपकी मदर के पास नहीं था? थोड़ा सा ऐसा गिल्ट होता है कि मैं वो अपने प्राइम ईयर्स में वो नहीं देख पाई जो आप अपने में देख रही हैं? मुझे ये पर्सनली फीलिंग। ओके, नो यार, ऐसा गिल्ट नहीं है। मम्मी की अपनी जर्नी थी, मैं क्या कर पा रहा हूँ कि अब मम्मी को वो लाइफ दे पा रहा हूँ
जो वो डिजर्व करती है। मेरी कैन में फेवरेट चीज़ आपकी मम्मी की फोटोज ही हैं, है ना। कैन से बहुत बड़ा मुझे लगता है कि मैं मम्मी के साथ कैन गया, वो सक्सेस ज़्यादा था मेरे लिए, वो लोगों को नहीं दिख रहा है। फ्लाइट में बैठने से लेकर आईफिल टावर के आगे तक, मेरे लिए वो था आपका एक कैन का एक वो एक चीज़ था, वो चीज़ था। और वो रियल हैप्पीनेस मेरे को वहाँ पे फील होती है। ये तो मटीरियलिस्टिक और थोड़ा आउटर है ना, अरे यहाँ गए, अचीव कर लिया, ये अचीव किया, खुशी की बात है, प्राउड की बात है, वो नहीं कह रहा हूँ। ये जो हैप्पीनेस थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि मेरी मम्मी वो पर्सन है जो मुझे हाथ पकड़ पकड़ के ऑडिशन में लेके जा रही है। और आज जब मैं सक्सेस हुआ तो मैं मम्मी के हाथ पकड़ के सक्सेस में उनको क्यों ना लेके जाऊं, और फिर वो मैं क्रेडिट सिर्फ उन लोगों को क्यों दूं जो सिर्फ मेरे साथ 1-2 साल से है, और जब वो मुझे तब से जानते हैं, जो जब से मैं एक्टर बना। तो सबसे ज़्यादा डिजर्व कौन करता है ये चीज़? वही तो करती है मेरी। मैं चाहता मेरी पूरी फैमिली को लेके जाता। पर वो उसके बाद फिर आप ले गए थे हॉलिडे के लिए ना? हाँ, तुरंत बाद आई थिंक आप स्विट्जरलैंड गए थे अपने परिवार के साथ। नहीं, स्विट्जरलैंड में अकेला मुझे जाना पड़ा। अच्छा, मुझे लगा अपने परिवार के साथ आप आगे फिर उसके बाद छुट्टी पे गए। नहीं, जा नहीं पाया। अभी भी मेरा स्कैन के बाद अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। होना भी नहीं चाहिए। जी। एक चलो एक अच्छी सी मजेदार सी कोई एक बात बताओ मुझे। जब फाइनली लगा कि अच्छा बड़े सारे पैसे कमा रहा हूँ, तो ऐसी पहली क्या चीज़ थी जो मम्मी को बोली जाके खरीदो, या खुद मम्मी के लिए खरीद के लाए? कहाँ, पैसे तो कमाने दो पहले। अरे यार विशाल देखो, अभी और कमाएंगे, अभी जितने हम उस पे बात कर रहे हैं हम, ऐसे मत करो मेरे साथ। फुटेज बराबर दूं? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सारे जो भी इस कमरे में हैं, हम सब जीरो से सब कहीं ना कहीं स्टार्ट करें। हम 5,000 कमाए या 5 लाख कमाए, जब हमें लगता है ना हमने कुछ बड़ा कमाया, वी ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग फॉर द पीपल जिन्होंने जो हमारी जिंदगी में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। तो वो वाला मोमेंट पूछ रही हूँ कि जब आपको लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ दिला सकता हूँ मम्मा, दीदी, भाई, किसी के लिए, वो क्या था? अभी कैन की बात आप बोल रहे हैं? नहीं, इन जनरली। हाँ, जब करियर में एक ऐसे पॉइंट पे आप आ गए थे। हाँ, तो एक तो चीज़ है जो मुझे लेनी है, ये अभी तक मैंने किसी को बताई नहीं है, वो सीक्रेट है। बस आप ये प्रे करिए कि मैं जल्द से जल्द वो मम्मी को दिला सकूँ। ठीक है, ये मेरी इच्छा है। ओके, अब ये बात को मैंने इतना हाइप किया है कि अब मम्मी को वो गिफ्ट छोटा ना लगे क्योंकि पर मैं जल्द से ये करने की इच्छा रखता हूँ, एंड आई होप एंड प्रे कि जल्द से जल्द ये भगवान मेरे लाइफ में करवा के दो आप। बट मम्मी को गोल्ड भी बहुत पसंद है, तो अभी मम्मी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे गई थी एक बार अपनी किटी पार्टी फ्रेंड्स के साथ, वो गई थी दुबई। और वहाँ मम्मी को हमने छूट दी थी कि आपको जो लेके आना है लेके आओ। तो वो लेके आई थी कुछ गोल्ड, और बड़ी खुश हुई थी वो, बहुत खुश हो गई थी। उनको ऐसा एकदम मजा आता है ना, उनको ऐसा। पेरेंट्स को पैम्पर करने की भी अपनी खुशी है। अरे उसका घमंड बहुत होता है, बहुत उसका घमंड लेता हूँ मैं। वो तो मैं भी, तब मैं प्राउड ही हो जाता हूँ। चलेगा। वैसे मम्मी ठीक है, बहन ठीक है, ये रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, जरा बात करें हम थोड़ा सा। बताइए जरा, ये प्यार में हम हैं कि नहीं हैं, क्या है ये किस्सा? बड़ा दुखती रख पे आपने हाथ रख दिया। चलिए बताइए फिर। अरे है कि नहीं है? सिंपल करते हैं, चलिए इजी पूछते हैं। विशाल, क्या आप सिंगल हैं? जी हाँ, मैं सिंगल हूँ। ठीक है, ऑल द गर्ल्स डीएम ओपन है, ट्राई कर लीजिए, यही बोल सकती हूँ मैं। जी नो जी, बट जी ठीक है। ऑन अदर पर्सपेक्टिव, मैं हमेशा मानती हूँ कि हम सबका अपना एक ख्याल होता है शादी, एक रिलेशनशिप को लेके। विशाल के थॉट्स क्या है कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप या शादी को लेकर? हाउ डू यू सी दिस? अब मुझे थोड़ा एक डर है हमेशा, ऐसे थोड़ा कमिटमेंट फोबिया तो मुझे छोटा सा है। क्यों? पहले ज़्यादा था, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या सचमुच रेडी हूँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ है। और पर जिस इंसान ने बचपन से इतनी जिम्मेदारियां बिना कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उठाई हैं, वो एक रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो शायद मुझे पता है कि कितना टफ होता है जिम्मेदारियां उठाना, इसलिए एक और नहीं ऐड करना चाहता। पर इट्स अ टू वे रोड, क्या पता कोई आपकी जिम्मेदारियां बांट ले।
तो ऐसी फाटने वाली आ जाएगी तो शादी हो देखिए जाएगी। चलिए डीएम में आइए, रिश्ते रिश्ते जिसको करने हैं प्रेजेंट, प्लीज कांटेक्ट विशाल, ही विल फिगर इट आउट क्या चल रहा है वहाँ पे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे इत्मीनान से। सोशल मीडिया से मतलब डीएम से कहाँ सीरियस रिलेशनशिप सच में बताओ, अगर किसी लड़की ने डीएम से कर दिया प्रपोज, क्या करोगे तुम? नहीं डीएम से इतना सीरियस थोड़ी हो सकता हूँ क्यों मैं। नहीं हो सकता? अगर Not निक at all. जोनस प्रियंका चोपड़ा के डीएम्स में स्लाइड करके प्रियंका ऐसा हुआ चोपड़ा, है? आपको पता नहीं है? नहीं ये स्टोरी नहीं सो पता। निक जोनस ने कहीं प्रियंका को देखा था और उनसे नंबर से पहले उनका कहीं से इख्तियार कर पाते, तो उन्होंने उनके डीएम्स में स्लाइड करके उनसे बातचीत शुरू करी। रेस्ट इज हिस्ट्री। वो तो है। आई डोंट नो यार, डीएम देख के मैं इतनी बड़ी जर्नी तय कर सकूँ, इतना सीरियस हो सकूँ, मुझे लगता नहीं है मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ। थोड़ा ट्रस्ट कम आएगा मुझे। मैं चाहता हूँ कि पहले रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को नेचुरली आप कितना ज़्यादा एक दूसरे को पसंद कर सकते हो, रियल लाइफ में भगवान आपके लिए ऑटोमेटिकली क्या चीज़ लेके आ रहे हैं और आप कितना इंटरेस्टेड हो, तब जाके एक जेन्युइन और ब्यूटीफुल रिलेशन पैदा होता है। मेरा मानना है ऐसा, मेरा मानना है ऐसा। हाँ हाँ, सबके अपने व्यूज है, मैंने आप ही का व्यू पूछा। जी जी जी। तो उसके बाद एक अच्छा रिलेशन होता है, और जब आप सिर्फ ऑनलाइन डेटिंग और उस पर बात करते हो, उसमें बहुत फ़र्क है देन मीटिंग देम पर्सनली, नोइंग देम पर्सनली, उनकी फैमिली को जानना, उन्हें जानना, ये सब एक अलग डिफरेंट तरीका है। जो इंसान शाहरुख से इतना इंस्पायर्ड है और इतना प्यार करता है, लड़कियों को अपना लकी चार्म मानता है, तो बताइए मुझे, मेरे को थोड़ा सा है ये एसआरके का क्या किस्सा है आपकी ज़िंदगी में? कहाँ कि इज़ ही वन ऑफ दोज मेन यू एडमायर? बिकॉज देयर आर सो मेनी मेन हु एडमायर एसआरके। शाहरुख खान सर तो ऑब्वियसली सबको ही बहुत पसंद है। But मैं not एक्चुअली necessarily, फिल्में और मैं ऐसा रोमांटिक चीज़ें ऐसे देखता नहीं हूँ। बट कोई पसंदीदा एक्टर कौन है? नॉट सिर्फ मुझे एसआर के साथ, या कोई और? पसंदीदा एक्टर मुझे आमिर खान सर मुझे बहुत पसंद है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर मुझे बहुत पसंद है। संजय मिश्रा सर मुझे बहुत पसंद है। बहुत उम्दा कहता है। अक्षय कुमार बहुत पसंद है। वो तो अरे बहुत मस्त स्पॉन्टेनियस काम करते हैं। मतलब ऐसा कॉमेडी और ऐसा कॉन्फिडेंस स्क्रीन पे करना, दिमाग बहुत ओपन चाहिए उसके लिए, एकदम फ्री चाहिए, और काम आपका वहीं से ही शुरू होता है जब आप अपने दिमाग लगाना बंद कर देते हो और घुसते हो और ओपन रहते हो बिना डरे। वो कॉन्फिडेंस मुझे अक्षय कुमार सर का बहुत पसंद है। कोई फिल्म है उनकी जो बड़ी इंस्पायरिंग भी रही हो? क्योंकि कॉमेडी मुझे लगता है वो बहुत बेहतरीन करते हैं। ऐसे फिल्म, इंस्पायरिंग फिल्म मैं कौन सी बोलूं? इंस्पायरिंग मतलब कोई बहुत ही पसंदीदा भी फिल्म रही हो कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि वो हमारी होती है ना गो टू फिल्म बन जाती है कि अगर गो टू फिल्म है कौन सी मेरी है? वेलकम मुझे अरे यार वैष्णव भाई पेंटिंग लगाएंगे। वेलकम सबसे पहले आती है मेरे दिमाग में। लोग मुझे पूछते सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है, ऐसी फिल्म जो आप हमेशा देख सकते हो, और एज एन एक्टर आप हमेशा सोचते हो कि यार कुछ ऐसी आर्टिस्टिक फिल्म का नाम लो ना भाई। कुछ आर्टिस्टिक नहीं। गो टू फिल्म कैसे आर्टिस्टिक हो सकती है जब आप रो रहे हो? मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म जो आप कभी भी कहीं से भी शुरू करो और आप हंसो। और वेलकम तो भाई क्या बोलूं। अबे अब तो ये घोड़ा भी सोच रहा होगा कि गधे को सब कुछ चाहिए। दौलत ए बता बल्लू, मेरी एक टांग नकली है। वेलकम जैसी कोई फिल्म है क्या जिंदगी में? और ढोल, अरे ढोल तो क्या फिल्म है, वो भी अजीब एक। अरे बाप रे भाई, हम अपनी दुकान का नाम कुछ ऐसा रखेंगे जो मुंह से फट से निकले, थूक कैसा रहेगा। अरे ये कहाँ से आया था दिमाग में? अबे गोटी इसकी मुंडी उल्टी हो गई है, उसने जैकेट उल्टी पहनी रहती है और उसकी मुंडी सीधी कर रहे हैं इन लोग। क्या क्रेजी वाइब है इन लोगों का। मैं ये बोल सकती हूँ कि विशाल कहीं ना कहीं हमें कॉमेडी की तरफ जरूर जाना चाहेंगे अगर मौका मिले। अब आप फ्री हो गए हैं ना एक्टिंग के उस प्रोसेस में कि अब आप खुल के ये कर सकते हैं? हाँ। अब कोशिश कर सकता हूँ, और क्या ही मतलब क्या होगा, फेल हो जाऊंगा ना, ठीक है। नहीं पर मुझे लगता है अब आप रेडी हैं, अगर मैं बोल सकूं, क्योंकि अब आप बहुत फ्रीली आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं जिस विशाल को 19 में मिली थी और जिसको मैं अब मिल रही हूँ, बहुत बॉडी लैंग्वेज में कितना फर्क है। अरे थैंक यू। इस इंटरव्यू के लास्ट के सेगमेंट में मुझे उस चीज़ के बारे में ज़रूर बात करनी है जो हमें यहाँ तक लेकर आया, वो है होम बाउंड। मतलब इतना प्यार, इतनी खूबसूरत रिसेप्शन, और शायद सबसे उम्दा बात ये भी थी जो 9 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन के बाद आप लोगों ने जब अपनी स्पीचेस दी, आपने हिंदी में बात करी उस स्टेज पे, बिना डर के, बिना झिझक के। वो इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है खुद में? मैं तो बहुत डरा हुआ था
बट स्लोली मैंने जैसे आपको बताया, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। मेरे अंदर एक अजीब प्रॉब्लम इतने साल हो गई थी, द मोर एंड मोर आई यूज्ड टू अचीव समथिंग, मोर एंड मोर आई यूज्ड टू फील अंडर कॉन्फिडेंट। गेम उल्टा होता है हमेशा, आप जब अचीव करते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। मुझे इसके बीच का फ़र्क भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि हम्बल और अंडर कॉन्फिडेंट का क्या है। तो मैं हम्बल रहने के चक्कर में बड़ा डरा हुआ और वैसा फील करता था। मुझे लगता था आई एम लेस, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं ज़्यादा अचीव कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मेरे पास ज़्यादा खोने के लिए है। तो अब मैं मिस्टेक नहीं कर सकता, अब मैं गलती नहीं कर सकता। तो मेरे अंदर ये एक डर बैठा था। बट वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं मेरे अंदर क्या एनर्जी थी और क्या भगवान का हाथ था या ब्लेसिंग थी, लोगों का प्यार था, मुझे वहाँ पे किसी चीज़ का डर ही नहीं रहा। मुझे इस चीज़ का ही डर नहीं रहा कि मेरे पास कुछ खोने के लिए है। मैं जो हूँ वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जितना आता है जितना नहीं आता है मैं ख़राब हूँ, तो लोगों को मैं और ज़्यादा पसंद आया और ज़्यादा मैं रियल लगा। और जो लोग घर पे बैठ के, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो ऑडिशन दे देकर यहाँ तक पहुँचते हैं, जिन्हें कोई अपॉर्चुनिटी जल्दी से नहीं मिलती, और जो रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं कि एटलीस्ट यार ऑडिशन तो मेरे पास आ जाए कम से कम, यार कास्टिंग हो जा रही है, हमें तो पता भी नहीं चल रहा है कि हम कास्टिंग हो रही है। फिल्म देखने के बाद पता चलता है कि इस समय एक रिक्वायरमेंट थी, तो आप मेरा टेस्ट ले लेते तो एटलीस्ट मुझे तो ये रिग्रेट नहीं रहता कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। उन सारे लोगों को मेरी बातें रिलेटेबल लगी और मैं थोड़ा ह्यूमनाइज कहते हैं कर पाया, मतलब ह्यूमन लगा। ये नहीं लग रहा है कि इस सीट पे जब अच्छे कपड़े पहन के बैठते हैं तो आप एक एलियन नहीं लग रहे हो, कुछ अलग नहीं लग रहे हो। जैसे बचपन में हमें टीचर्स लगते थे, हमको लगता था टीचर ह्यूमन नहीं है, टीचर टीचर है, प्रिंसिपल तो और बड़े भगवान, मतलब वो प्रिंसिपल तो मतलब डर होता था। तो प्रिंसिपल ऐसा नहीं लगता था कि वो नॉर्मल घर पे खाना खाते होगे, हाँ, ऐसा लगता था वो तो अलग ही है, मतलब वो जिंदगी में वो वही है वो। तो जब मैं भी किसी एक्टर्स को देखता था, बड़े स्टार्स को देखता था, मुझे पहले ऐसा ही लगता था। फिर मैंने सोचा मैं अपने आप को जैसा हूँ वैसे बात करूँगा, और मैंने कोशिश की और मैंने वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की जो मैं रियल में करता हूँ। और मैं इंडिया की फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं एज इंडियन वहाँ पे गया हूँ। तो जहाँ मौका मिला मैंने इंग्लिश में बात की, जहाँ मौका मिला और जहाँ मुझे कंफर्टेबल लग रहा था मैंने हिंदी में बात की, और मैंने वो पैर छुआ वहाँ स्टेज को, मैंने उस मिट्टी को छुआ। प्रैक्टिकली कितना सही साउंड करता है आई डोंट नो, बट इमोशनली बहुत सही साउंड करता है। और इमोशनली मेरा बिलीव है, मैं हमेशा करता हूँ, मैं अपने वैनिटी से निकलता हूँ तो भी मैं पैर छू के निकलता हूँ, भले कोई देखे या ना देखे। कर्म भूमि है तुम्हारी भी। हाँ, तो वहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो मेरा बिलीव है ये, इसलिए मैं वहाँ पे वही दिखाने गया था। मैं तो अपने कल्चर को दिखाने जा रहा हूँ, तो फिर मैं वहाँ पे जाके अचानक मैं हाई फंडू इंग्लिश क्यों हो जाऊँ, और अचानक मैं अजीब क्यों हो जाऊँ जो मैं नहीं हूँ। Exactly. स्पेशली वहाँ पे तो मुझे और दिखाना चाहिए कि हम कहाँ से आए और हम क्या है। तो इसलिए मेरा वो कॉन्फिडेंस वहाँ पे वैसा था। और इस इंटरव्यू के ज़रिए मैं सब लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छे से रिसीव किया, इतना प्यार दिया, और लोगों के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कितना सपोर्ट किया। देखिए लोग कह रहे हैं कि आप धर्मा बॉय हो गए हैं, एक आपको एक नया टैग मिला है, धर्मा हीरो। एंड मार्टिन स्कॉर्सेज़ी आपकी फिल्म के अगर जी, मतलब क्या मैं इससे ज़्यादा क्या बोले इसको, कैसे मैं डिस्क्राइब करूँ वर्ड्स में कि क्या फील होता है। मतलब हाँ, मैं स्पीचलेस हूँ अभी तो आपके लिए। मतलब क्या सोचूं, क्या बैकग्राउंड डांसर जहाँ पे पीछे खड़ा कर दिया था, वहाँ पे कैन में डेब्यू हो रहा है, इतने बॉलीवुड के अच्छे लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ और रेड कारपेट चल रहा हूँ, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इससे ज़्यादा मैं ज़िंदगी में किस चीज़ की कंप्लेन करते फिरूँ। बट आपकी और ईशान की बॉन्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं क्लोज उसी पे ही करूँगी, होम बाउंड टू बॉन्डिंग इटसेल्फ। बहुत बढ़िया पेयर था। लोग नॉर्मली कहते हैं ना एक्टर एक्ट्रेस का, मुझे लगता है कि दो एक्टर्स का पेयर बहुत बढ़िया। काफ़ी टाइम के बाद आप देख रहे हो ये बहुत चीज़, अच्छा लगा। दो दोस्तों की बात हो रही है। पहले हम जब मिले थे हमने बस एक दूसरे का काम देखा था, उसके बाद जानते थे एक दूसरे को, कभी मिले नहीं थे, बट फिल्म करनी थी हमें पूरी साथ में। तो नीरज सर का एक कॉन्शियस डिसीजन था, एक प्लान था कि आप एक काम करो, एक दूसरे के साथ मिलो, और मिल के सिर्फ आपको मस्ती नहीं करनी है, आपको एक दूसरे की पर्सनल साइड बतानी है, सीक्रेट साइड बतानी है,
और आपके पास्ट के बारे में बात करना है। तो उस दिन हमने बातें शुरू की, 5-6 घंटे हम लोग बात करते रहे। मैं उसके घर पे गया था और तब मेरे पैर में एक्सीडेंट हुआ था, तो वो मेरी बहुत केयर भी कर रहा था, बहुत मेरा ध्यान रख रहा था। तो वो 5-6 घंटे जैसे हमने बात की, एक दूसरे की लाइफ के बारे में जाने, तो हम दोनों एक दूसरे को समझ गए कि हम दोनों कैसी पर्सनालिटी है। और दूसरे दिन से मैंने देखा तो हम लोग इतने कंफर्टेबल हो गए दूसरे ही दिन से कि अब जब जो कोई जोक क्रैक हो रहा है तो हम एक दूसरे को हाई फाई दे रहे हैं, कुछ किसी ने कुछ मस्ती की तो इशारा करके हंस रहे हैं हम लोग। और कभी कभी ईशान मुझे अपने गोद में उठाकर चल रहा है क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा था। ऐसी बातें भी हुई है कि जो बातें एक दूसरे को सुनने में अनकंफर्टेबल लगे, बट ही इज सो ओपन माइंडेड, सारी चीज़ें सुन सकता है और सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता है और बिना जजमेंट के मेरी बात को समझ पाता है, एम्पैथाइज कर पाता है। तो ये एक ऐसा दोस्त मिला, आई थिंक ये और जानवी दोनों ही मुझे इस फिल्म के बड़े गिफ्ट मिले कि जिनके साथ मैं अभी भी टच में रह सकूं और मैं बात कर सकूं। और मैं काफ़ी समय के बाद एक्चुअली सच बोलूं तो मेरे कंटेम्प्रेरी एक्टर्स के साथ काम कर रहा था। मैं आने वाली थी, मेरे को था मैं इसी बात पे आपके साथ इंटरव्यू क्लोज करूंगी। नॉट ओनली जस्ट कंटेम्प्रेरी एक्टर्स बट फाइनली एक्टर्स जो बहुत ही एक, जो आपने खुद ही बोला, एक स्टार्क प्रिविलेज बैकग्राउंड्स के डिफरेंस पे आप हैं। और इंडस्ट्री में हमेशा बहुत ये बात को बोला जाता है ना कि अगर आप सेम उस बैकड्रॉप से नहीं हैं या सेम बैकग्राउंड से नहीं है तो लोग आपकी वैसी दोस्ती नहीं रखते या फेक रहते हैं या कुछ ना कुछ उनका एक नैरेटिव रहता है कि वो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। बट जो मैंने देखा उन कुछ दिनों में उस कैमरा के सामने 3 दिन का जो आपका कान का सफ़र था, वो एक बहुत ही एक अच्छी दोस्ती का एक पहलू था और जो मैं आपसे सुन रही हूँ। सो हाउ वुड यू क्लोज इट? Contemporaries finding friendships in Bollywood and this entire narrative of privilege, कैसे ख़त्म करेंगे हम इस चैट को? देखो, अगर हम किसी से इनसिक्योर नहीं हैं और हम किसी एक कंपटीशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो हम एक दूसरे को एज ह्यूमन देखते हैं। हम सब की अपनी अपनी जर्नी है। Correct. हम सब अलग अलग जगह से आए हैं, सब अपने आप पे प्राउड है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ है। तो मैं तो कभी इस चीज़ के बारे में सोचता नहीं, एज ए ह्यूमन देखता हूँ मैं। अगर वो पर्सन अच्छा है तो फिर मुझे मैटर नहीं करता कि वो क्या स्टारडम कैरी करके आ रहा है या क्या नहीं करके आ रहा है। मैं हर एक उन लोगों से बात करता हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने सक्सेसफुल है। डेफिनेटली वो दिखता है और उस चीज़ की लालच होती है कि हम इनके साथ कनेक्टेड रहे, बट उसके मायने पे मैं उनके साथ उसी के बेसिस पे मैं किसी से रिलेशन नहीं रखता। और हमने पूरी फिल्म की है साथ में, इतनी फिल्म करने के बाद हमारा अगर कुछ बॉन्ड ही नहीं है तो क्या किया हमने? सिर्फ फिल्म ख़त्म की? हमने एक दूसरे को जान पाया है, एक दूसरे की केयर कर पाया, एक दूसरे को सुन पाया है और कोई भी ऐसा टेढ़ा नहीं है। लोग, मुझे लगता है फ़र्क वहाँ पे पड़ता है जो वो स्टारडम कैरी करके आते हैं या वो प्रिविलेज कैरी करके आते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट आसपास के दूसरे लोग जब आपके साथ इनजस्टिस करते हैं, थोड़े बायस होते हैं, उसमें फ़र्क है। लोग आपको अगर तीनों में से एक को ठीक तरीके से नहीं देख रहे हैं, वो ठीक नहीं है। एग्जाम्पल अगर कैन कैपिट पे अगर आपको बिल्कुल बायस तरीके से आपको लगता वैसा सपोर्ट ना दिखाया जाता, क्योंकि आप तीनों ही फ्रंट फुट पे दिखे मुझे, उल्टा आपकी सारा क्रू एंड कास्ट 1 फुट पीछे ही रहा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं जो आप कह रहे हैं कि आप प्रिविलेज से हैं तो आपकी फ्रंट सीट होगी और किसी और आपको शायद बैक सीट दी जाएगी, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है। और भाई मैं पीछे खड़े रहूँ या आगे खड़े रहूँ, मेरे लिए जो लोग पसंद करने वाले हैं, जो मुझे पसंद करने वाले, वो पीछे से भी ले ही लेंगे। ले ही लिया ना, देख ही लिया ना किसी बैकग्राउंड डांसर को आगे पहुँचाना, देख ही लिया ना कि एक हिंदी मीडियम में अगर 10-15 सेकंड का रोल करके, क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में छोटा रोल करके भी आपको मर्दानी मिल सकता है। तो मैं दूसरे किसी का एग्जाम्पल दूँ क्यों, जब मेरे खुद के ही एक एग्जाम्पल है। तो मैं तो अपनी लाइफ से ही इंस्पायर हो रहा हूँ अभी, मैं क्यों ऐसा सोचूं। और देखना है तो दिख ही जाओगे आप, वो टैलेंट और आई थिंक टैलेंट, आपका हार्डवर्क, ये सब वो बबल के तरह है जो सोडा में होते हैं ना, आप कितना भी रोको रुकेगा ही नहीं, वो ऊपर आ ही जाएंगे। आप में टैलेंट है, आप में पावर है। तो
बट मोर पावर टू यू विशाल, क्योंकि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक सूत्रधार पूरा जो बंधा रहा वो था आपकी पॉजिटिविटी। ज़िंदगी से बहुत थपेड़े खाने के बाद इंसान हंसता खेलता एक मतलब ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति बनता है जहाँ पे वो अच्छा ही देख सके लोगों में। क्योंकि जब हम बहुत तकलीफ़ों से निकलते हैं ना, तो हम में भी एक कुंठा, एक दर्द जैसा कुछ भर जाता है। लेकिन खुद को अपबीट रखना, हैप्पी रखना, मेक श्योर करना कि ठीक है, जिए मैंने वो ज़िंदगी और मैं उसे ओन करता हूँ। It talks a lot about you as a human being. Thank you. So I think that is very inspiring. Thank you. And yes, you are proud of yourself. You should be proud of yourself. Yes. Don't let anyone tell you otherwise. आप खुद पे हमेशा गर्व करिए, क्योंकि आई थिंक आपके फैंस को भी है और हम सबको भी उतना ही रहेगा। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। आपने इतना जेन्युइनली मेरी ये बात को, आपने मुझसे इतनी लंबी बात करी। मुझे नहीं लगता कोई इंसान 2 घंटे मुझसे एक बनावटी इंसान बन के बात कर सकता है। कभी ना कभी आपका वो कहते हैं ना, मास्क ऑफ हो ही जाता है। आप वही हैं जहाँ से हम शुरू कर रहे थे, हम वहीं बैठे हैं। अब मैं बदल भी नहीं पाऊंगा और ना ही मुझे बदलना है। मुझे उतना अनकंफर्ट जोन में ज़िंदगी में रहना ही नहीं है कि जहाँ पे मुझे बनना पड़े। कभी कभी बनना पड़ता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं नहीं चाहता ज़रा भी कि कभी एक्टिंग करूँ रियल लाइफ में। पर्दे पे करिए और दिल जीतिए। Yes. बस। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विशाल, मीन्स अ लॉट इतना वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्ते, दिस इज विशाल नरेश प्रीति जेठवा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल।